नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र नाथ रैना का सभी मित्रों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर। आज शुक्रवार है, सायं के 7 बजे हैं और हम आज एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं, विशिष्ट व्यक्तित्व के अंतर्गत। और हमारी जो आज की विशेष अतिथि हैं, लखनऊ से जो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी, डॉक्टर तुलिका रानी। इनकी क्या विशेषता है, कैसे विशिष्ट व्यक्तित्व है, वो जब हम आज के उस अतिथि को इस मंच के साथ जोड़ देते हैं, उसके बाद उनसे बात करेंगे। फिर हम उनका संक्षिप्त परिचय भी देंगे। शेष जो बाकी कन्वर्सेशन है, बातचीत है, हम उन्हीं के साथ जानेंगे कि आज क्या-क्या बातें हम उनके साथ कुछ औपचारिक रूप से, कुछ अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे और उनका जो पर्सनैलिटी है, उनका व्यक्तित्व जो है, कैसे विशेष है, क्या-क्या जिसको कहते हैं ना मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है आज की हमारी अतिथि तुलिका रानी। आइए अब हम पहले लखनऊ चलते हैं, जहां से हम डॉक्टर तुलिका रानी को जोड़ देते हैं अपने इस मंच उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के साथ। डॉक्टर तुलिका रानी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छी धन्यवाद। आज आपके अपने साहित्य संवाद नामक मंच पर मुझे लाने के लिए और अपने सभी श्रोताओं से, अपने सभी ऑडियंस से जोड़ने का मौका देने के लिए सर। और आपसे बात बहुत करना अपने आप में एक सौभाग्य का विषय है। आप खुद एक शख्सियत हैं, तो इट आई हैव लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम योर जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत आपका स्वागत है इस मंच पर। और मेरी इच्छा थी आपसे बातचीत करूं, क्योंकि जब मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपसे मुलाकात की, मैं बहुत प्रेरित हुआ कि इतनी कम उम्र में, इस आयु में आपने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो अपने आप में बहुत ही रोचक भी हैं और साथ में जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं जो काम। इस बीच में मैं जिक्र करना चाहूंगा, हमारे मित्र भी जुड़ने शुरू हो गए। हमारे साथ विकेश निझावन जी जुड़े, जो हमारे वरिष्ठ कहानीकार हैं, कथाकार हैं। शुरू शुरू में विकेश जी की कहानियां सारिका जैसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जब इनकी आयु बहुत कम थी। तो ये हमारे परम मित्र हैं और विकेश निझावन जी जुड़ गए। अब और मित्र जो मैं देख रहा हूं अब जुड़ रहे हैं, तो बीच बीच में मैं उनका जिक्र करता रहूंगा और आपका मैं संक्षिप्त परिचय दूंगा और भी मित्र हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इस समय ये बताइए, आप लखनऊ में हैं, अपने घर पर है। पहले ये बताइए मौसम कैसा है लखनऊ का, पहले उसके बारे में हमें बताइए। मौसम बहुत खुशमिजाज है सर। और अभी कुछ समय तक तो काफी सर्दी थी, लेकिन आज धूप निकली तो अच्छा रहा मौसम। बहुत ही अच्छा लगभग मौसम है यहाँ पे जी। और लगभग प्लस दिल्ली लखनऊ जैसा ही क्योंकि मौसम है। जी 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 जी, जी कुछ कहना ऑलमोस्ट चाह रही हैं दिल्ली आप? जैसा ही है। मैं कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि लखनऊ क्योंकि एक हिस्टोरिकल शहर है, और जब आप यहाँ आएंगे, बाकी श्रोता भी यहाँ आए होंगे पहले और कभी फिर आएंगे, तो उस नजर से तब देखेंगे जब सूरज की किरणें उन गुंबदों पर पड़ती हैं, मंदिरों पर पड़ती हैं, तो एक अलग ही माहौल है लखनऊ की गलियों में। मौसम और यहाँ का जो मिजाज है, वो दोनों एक साथ सम्मिश्रित होते हैं। तो अच्छे मौसम में लखनऊ को देखेंगे, जब धूप में तो अलग दिखाई पड़ेगा। जब एक धुंध भी होती है तब भी जब हम लखनऊ को देखते हैं तो उसका एक अलग ही सौंदर्य रहता है। बिकॉज आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, आई एम काइंड ऑफ इन लव विद दिस प्लेस। इट हैज एन ऑरा। तो कब से हैं आप लखनऊ में? ये लखनऊ में हमारा घर है। और हालांकि एक पर्वतारोही होने के नाते, एक व्यक्ति जो कि फौज में रह चुके हैं उसके होने के नाते, मैं पूरे देश में रह चुकी हूँ। तो लखनऊ से मेरा दिल जुड़ा हुआ है, मेरे घर परिवार यहाँ पे हैं। लेकिन मुझे सौभाग्य रहा है कि भारत के लगभग हर कोने में जाकर फौज के टाइम पे मैं अपनी सेवाएं दे सकी। और उसके साथ साथ जब मैंने पर्वतारोहण शुरू किया तो हिमालय के बहुत सारे पहाड़ों में जाने का मौका मिला, प्लस विदेशों में भी जाके पहाड़ चढ़े। तो एक वास्ट लैंडस्केप जिसे हम कह सकते हैं, ईश्वर ने सौभाग्य दिया है कि उसे देखने का अवसर मिला। क्या बात है। हम अब आपसे बातचीत करेंगे। अब बहुत सारे मित्र अब आने शुरू हो गए हैं, उनका नाम मैं अभी
जो ही मेरे इसमें स्क्रीन पे उनके नाम आएंगे तो मैं आपको उनसे परिचित करवा दूंगा। कई मित्र आपके रश्मि बजाज जी जुड़ गई हैं अभी, जो हमारे साथ जो बुक फेयर था उसमें कवि के रूप में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था कार्यक्रम में। मैं आपके बारे में मित्रों को बताना चाहूंगा। मैं आपका तुलिका जी, आपका संक्षिप्त सा परिचय दूंगा, शेष तो हम आपसे बातचीत करेंगे। आपकी तो ऐसी प्रतिभा है जिसके कई पक्ष है जिन पर हम बातचीत कर सकते हैं। रमेश चंद्र शुक्ल जी जुड़ गए हमारे कानपुर से, आकाशवाणी के हमारे मित्र हैं, विद्वान व्यक्ति है। संतोष रैना जी परिवार से ही जुड़ गई है और उनका भी स्वागत करता हूं। अभी बहुत सारे मित्र अब हमारे जुड़ने शुरू हो गए हैं। अनिता पाटनी जी अमेरिका से जुड़ गई। अनिता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं तुलिका जी आपका परिचय देता हूं। आप पूर्व भारतीय वायुसेना अधिकारी हैं, पर्वतारोही है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणादायी वक्ता और लेखिका है। ये तो आपकी विशेषता है। 2005 से 2015 तक आपने वायु सेना में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य किया है। भारत, नेपाल, भूटान, अफ्रीका, रूस में 25 पर्वतारोहण आपने किए हैं। क्या बात है, आपके लिए ताली होनी चाहिए। ट्रैकिंग अभियान में आपने भाग लिया है। एशिया के सर्वोच्च ज्वालामुखी दामावंद पर तिरंगा फहराने वाली आप पहली प्रथम भारतीय महिला है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणादायी वक्ता हैं आप। विदेशों में आपने बहुत भ्रमण किया है, बहुत जगह आप गई हैं और पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे, जिसमें मेन जो मुख्य रूप से आपकी किताब है बियॉन्ड द वॉल और रिडम्पशन ऑन एवरेस्ट 2021 का है ये, इसके बारे में भी आप हमें बताएंगे। आप यूपी में ब्रांड एम्बेसडर रही हैं, आपको बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और एक और विशेषता है, मुझे लग रहा है कि इसी वर्ष 2024 में रिपब्लिक डे पर, गणतंत्र दिवस पर, जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, आपको प्रसार भारती ने आपको विशेष रूप से आमंत्रित किया है, तो उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। ये मैंने एक संक्षिप्त सा परिचय आपका दिया है। मैं चाहता हूं कि अब बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए। वरिष्ठ साहित्यकार सरोजनी कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गई। रीना मनारिया जी हमारे साथ राजस्थान से जुड़ गई, बहुत अच्छी कवियत्री है, बहुत अच्छी साहित्यकार हैं। अरुण कुमार पासवान जी हमारे साथ जुड़ गए, वो भी यहाँ पर इस मंच पर उपस्थित हुए, बहुत अच्छे कवि हैं, साहित्यकार हैं, समीक्षक हैं। राम दुलारी शर्मा जी, आप पौंडीचेरी से हमारे साथ जुड़ गई, जो मूलतः मध्य प्रदेश से हैं। मैं सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये बताइए कि आपकी प्रतिभा के बारे में तो हम खूब बातचीत करेंगे, लेकिन आप पहले अपने बचपन के कुछ दिनों को याद करिए। किन गली कूचों में आपका बचपन बीता है? जो प्रारंभिक शिक्षा होती है ना, प्राइमरी एजुकेशन, कहाँ कैसे प्राप्त की है आपने? जी जी, हमारी प्रारंभिक एजुकेशन मेरठ में हुई और उस समय पे अगर मैं अपने बचपन को याद करूं, आई वॉज ऑलवेज अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड। तो नेचर की एक तो बहुत करीब थी और लीडरशिप की भावना हमेशा से मेरे अंदर थी, तो एक आउटगोइंग काइंड ऑफ पर्सनालिटी मेरी रही हमेशा। पढ़ने का बहुत शौक हमेशा से रहा, पढ़ने का और लिखने का। तो जब मैं 7 साल की थी तब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी, और वो जैसे कि लड़कियां लिखती हैं नेचर के प्रति, चंदा मामा, उस सब के प्रति लिखी थी। और मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी यहाँ अपनी एक टीचर का, जिनको मैंने वो कविता दिखाई और उन्होंने कहा कि अच्छा लिखा है। हालांकि एक बच्चे की कविता थी तो उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं, पर एक प्रोत्साहन जो उन्होंने उस समय पे दिया कि अच्छा लिखा है, लिखते रहना, इस तरह के प्रोत्साहन जीवन में हमेशा बचपन से ही मिले। तो बचपन ऐसा रहा कि हमेशा से सूर्योदय और सूर्यास्त देखा करती थी, और तब सोचती थी कि जीवन का चक्र ऐसा है कि हमेशा जब सूर्यास्त होगा उसके बाद अंधेरा, और अंधेरे के बाद फिर हमेशा अगले दिन छत पे जाके सूर्योदय देखना। तो क्या बात उससे है। कुछ कुछ नेचर से मुझे जीवन के मूल्य समझ में आए।
पेड़ पौधों से हमेशा से लगाव रहा, तो उनसे बातें किया करती थी, फूलों से और पत्तियों से, पेड़ों से, तितलियों से, बादलों से। बादल मुझे हमेशा बहुत आकर्षित करते थे। तो ये शायद कारण रहा कि आगे जाके मैंने भारतीय वायुसेना भी ज्वाइन की। और तब मैं बादलों में ढूंढा करती थी कि शायद बादल इस घर को छोड़ के दूसरे घर की छत पर ही बैठा है। तो अगर मैं उसे छूना चाहूं तो इतनी छतें पार कर लूं, तो शायद बादल को छू लूं उस छत पर पहुंचकर। क्या बात है, इस क्या तरह बात है। की जिज्ञासा से भरा एक बचपन था। और प्रेमचंद को पढ़ा, रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ा, हिंदी साहित्य के बहुत जाने माने लोगों को जब पढ़ा, तो एक मनुष्य का जो हम कह सकते हैं साइकोलॉजी, समाज के प्रति एक सजगता, वो सारे भाव भी समाहित साथ साथ होते रहे। तो इस तरह का एक बड़ा सम्मिश्रण वाला बचपन रहा। क्या बात है, बहुत अच्छा है। अब देखिए, विविधता से भरा हुआ आपका बचपन रहा। इस बीच में प्रदीप उपाध्याय जी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए। जसपाल बांगा जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर महाराज कृष्ण भरत जम्मू से जुड़ गए, वो भी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। रश्मि बजाज जी लगातार जुड़ी है। कमलेश्वरी मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए जो आपको सुन रहे हैं इस समय, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है, सब आकर्षित हुए आपकी जो प्रतिभा है, मल्टी टैलेंटेड, वो तो बहुत प्रेरणादायक है। तो डॉक्टरेट आपने किया है, तो क्या सब्जेक्ट क्या रहा है आपका? जी, मेरा सब्जेक्ट माउंटेनियरिंग से जुड़ा हुआ ही था। एक्चुअली मेरे डॉक्टरेट करने की कहानी शुरू हुई 2012 से। हालांकि मेरी पीएचडी अभी पिछले साल ही संपन्न हुई है, लेकिन हम जैसे मानते हैं कि बीज किसी भी चीज के बहुत पहले से पड़ जाते हैं, और फिर जब आप उनको खाद पानी लगाते हैं तो वो एक पौधे के रूप में पनप जाते हैं। तो उस समय मैं भारतीय वायुसेना का ही हिस्सा थी। 2012 में माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन कर रही थी अपनी व्यक्तिगत रूप से, और मैंने अपने शेरपा से बात की। तो शेरपा वहां पे रहने वाले, एवरेस्ट की तलहटी में ही रहने वाले एथनिक लोग हैं, जो कि पहाड़ चढ़ने में क्लाइंबर्स की हेल्प करते हैं। तेंजिंग नोर्गे वाज अ शेरपा। तो उनसे बात करते समय मुझे ये महसूस हुआ कि इन लोगों का जो माउंटेनियरिंग है वो एक ऑक्यूपेशन है, और उसके पीछे बहुत सारे आयाम, बहुत सारे पहलू हैं, जिनके विषय में जनरली बात नहीं होती है माउंटेनियरिंग फ्रेटर्निटी में, क्योंकि पूरा फोकस क्लाइंबिंग पर रहता है। तो मैं उन्हें एज अ पीपल स्टडी करना चाहती थी, और उनकी आवाज को भी बाहर लाना चाहती थी। क्योंकि मेरे शेरपा पिम्बा तेंजिंग से मेरी बात हुई, और उन्होंने कहा कि वो उन्हें पढ़ने का शौक था, लेकिन पढ़ नहीं पाए बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस। और अपने भाई बहनों को पढ़ाने में हेल्प कर रहे थे, पायलट बनना चाहते थे आगे जाके, पर आज बहुत अच्छे माउंटेनियर हैं, माउंटेनियरिंग की कम्युनिटी में नेपाल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऑफिशियल है इसमें। उनसे बात करके मुझे लगा कि मुझे इन लोगों के जीवन के बारे में और लिखना चाहिए, और क्या बात है। माउंटेनियरिंग ने कैसे उन पे चेंज किया है, पॉजिटिव नेगेटिव, कल्चर पर, सोसाइटी पर, इकोनॉमी पर, उसके विषय में मुझे लिखना चाहिए। उसके बाद मैं 2005 से 2015 तक, क्योंकि भारतीय वायुसेना का ही हिस्सा थी, मैं वहां सर्विस कर रही थी। तो 15 में जब मैं रिटायर हुई, उसके बाद 2019 में मैंने पीएचडी में एनरोल किया। एंड आई थॉट कि जब मुझे इन पर लिखना ही है, तो एक बिल्कुल सिस्टमाइज्ड तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड वे में क्यों ना लिखा जाए। तो पीएचडी में मेरा जो टॉपिक था वो शेरपास ऑफ सोलुखुम्बु, देयर सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन 1920 टू 2020। 100 साल का हमने ये पीरियड उनके सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर को स्टडी करने के लिए लिया। उसके बहुत सारे आयामों पर उस पीएचडी में, शोध कार्य में हमने चर्चा की, और उसके ऊपर हमने ये किताब भी प्रकाशित हो गई है, शेरपास ऑफ क्या बात है, सोलुखुम्बु। क्या बहुत बहुत बधाई है, बधाई है आपको। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। दिस फोटो दैट वी सी, ये फोटो पिम्बा तेंजिंग जिनकी मैं बात कर रही हूँ उन्हीं का है। और ये फोटो हमने उनकी परमिशन के साथ चूज किया, और इसलिए लगाया कि इसमें आप एक हाथ में देख रहे हैं, उनके हाथ में आइसेक्ट है, जिससे पहाड़ चढ़े जाते हैं, माउंटेनियरिंग उनका ऑक्यूपेशन। दूसरे हाथ में ये बुद्धिस्ट फ्लैग्स दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि उनकी कल्चर का पर्याय है। तो शेरपास किस तरह से माउंटेनियरिंग और कल्चर का सम्मिश्रण करके अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं, इस पर भी इसमें चर्चा हमने की है। और जो जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं, इस किताब की जो विशेषता है, जो मेरे शोध कार्य की विशेषता है, वो ये कि शेरपा सोसाइटी में जो रीसेंट ट्रेंड्स आ रहे हैं, उस पर अभी तक नहीं लिखा गया है।
वो इस किताब में हमने शामिल किए हैं। जैसे कि शेरपानी महिलाओं का अब क्लाइंबिंग में आना, जैसे कि शेरपाओं का अब सिर्फ गाइड के रूप में आइडेंटिफाई ना करके अपने आप को क्लाइंबर के रूप में आइडेंटिफाई करना। तो ये सब चीजें इसमें पाठकों को बहुत ही रोचक लगेंगी। तो कौन गाइड कौन रहा आपका, किस यूनिवर्सिटी से आपको ये अवार्ड मिला है पीएचडी का? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, और मेरे गाइड प्रोफेसर विक्टर बाबू रहे हैं। तो बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे गाइड किया। इस शोध कार्य के लिए मैंने 12 शेरपा गांव में जाकर ट्रैकिंग की रोज। बहुत ही इंटरेस्टिंग था जब मैं रोज ट्रैक करती थी 4-5 घंटे, और वहां पहुंचने के बाद शेरपा लोगों का इंटरव्यू लिया करती थी, उनसे क्वेश्चनियर भरवाती थी। तो बीच में जो भी लोग मुझे मिल रहे थे, दे वर लाइक, वी हैव नेवर सीन सच अ पीएचडी, एवरीडे क्लाइंबिंग एंड राइटिंग एंड कलेक्टिंग मटेरियल। तो मैंने टॉपिक इसलिए भी लिया था क्योंकि एकेडमिक्स और माउंटेनियरिंग एक साथ चलते रहे। तो अगर आप आगे भी जैसे हम बात करेंगे अपने जीवन में, मेरे बहुत सारे विभिन्न आयाम रहे हैं पर्सनालिटी के, लेकिन वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं, और इसीलिए मैं उन पर अच्छे से काम कर सकती हूँ, और वो सभी मेरे इंटरेस्ट के क्षेत्र रहे हैं। जैसे कि अभी मैं इतिहास की असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ इन अ पीजी कॉलेज। सो दैट्स वाई अब आप देखिए, माउंटेनियरिंग, ऊपर से ये शेरपास के ऊपर पीएचडी जिसमें उनका हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन लिया गया है, तो इट इज रिलेटेड विद माय सब्जेक्ट आल्सो। तो इस तरह सारी चीजें एक साथ, जैसे कहते हैं विभिन्न नदियां हैं, स्ट्रीम्स हैं, और सारी एक ओशन में मिल जाती है, या फिर जैसे अलग अलग नदियां एक ही ग्लेशियर से निकल सकती हैं। तो उस तरह का हमारा कार्य है। क्या बात है, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी है आपको। अच्छा, इस बीच में पूनम शर्मा जी बहुत अच्छी कवियत्री हैं, मुंबई से जुड़ गई हमारे साथ। नमिता सिंह जी अहमदाबाद से, आप भी अच्छी साहित्यकार हैं। पिलकेंद्र अरोड़ा जी, क्या बात है, मैं उनको स्वागत करता हूं। राजमणि श्रीवास्तव जी जुड़ गए। बहुत सारे मित्र जुड़े हैं। तुलिका, अच्छा, क्या कुछ कठिनाइयां आई आपको ये डॉक्टरेट कंप्लीट करने में? क्या कुछ चुनौतियां रही या स्मूथली काम चला आपका? ये चुनौती तो सर हर काम में होती ही है, और हमारे ऊपर है कि हम उन चुनौतियों को किस तरह लेते हैं। तो क्योंकि मैं चढ़ रही थी, और मैं फरवरी मार्च में गई थी, काफी ज्यादा बर्फ उस समय पड़ी हुई थी, क्योंकि जो शेरपा लोग रहते हैं, जो मेरे सब्जेक्ट रहे हैं पीएचडी के, वो माउंट एवरेस्ट के जो रास्ता जाता है बेस कैंप की तरफ, उसी रास्ते में उनके गांव हैं। तो आप हमेशा चढ़ते हैं, जब आप शोध कार्य करेंगे तो सोचेंगे कि पूरा ध्यान आपका, पूरी एनर्जी आपकी लिखने पर लगे, मटेरियल कलेक्ट करने पर लगे। बट आप रोज क्लाइम कर रहे हैं 5-6 घंटे, उसके बाद आप थक जाएंगे। लेकिन मेरे सामने था कि मैं क्लाइम करके जब दूसरे शेरपा विलेज में पहुंचती थी, तब मेरा काम शुरू होता था पीएचडी का, क्योंकि तब मुझे जाके लोगों से बात करनी थी, उनके इंटरव्यूज रिकॉर्ड करने थे, उनसे क्वेश्चनियर्स भरवाने थे, पूरा ऑब्जर्व करना था चारों तरफ, कैसी खेती कर रहे हैं, किस तरह से कम्युनिटी लिविंग है, या उनके क्या क्या बात है। विचार हैं कि माउंटेनियरिंग ने किस तरह से उनकी संस्कृति पर प्रभाव डाला है। तो हर रोज फिजिकल और मेंटल दोनों काम एक साथ मुझे करने होते थे। तो मुझे अच्छा लगा, इनफैक्ट मैं कहूंगी कि ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा। बहुत ही रोचक पहलू निकल के आए शेरपा सोसाइटी के मेरे सामने जब मैंने ये शोध किया। साथ ही शेरपा समाज ने उस समय बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स बनाए थे, और उन रिकॉर्ड्स को जब मैंने इसमें लिखा, उनके पीछे जो उनकी सोच रही, किस तरह से वो सिर्फ गाइड्स ना होके क्लाइंबर्स के रूप में दुनिया के सामने आए, एक आइडेंटिटी उन्होंने अपनी शिफ्ट करने की मांग की, वो एक बहुत रोचक रहा। महिलाएं किस तरह से शेरपा कम्युनिटी से निकल के माउंटेनियरिंग में आने लगी। वो एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है, और उसमें महिलाओं का इस तरह के क्षेत्र में आना एक अपने आप में चुनौती रहती है। उन सब पहलुओं पर भी मैंने इस पे बात की, और अभी हमें एक निमंत्रण भी मिला है, हो सकता है कि फाइनल जल्दी ही हो जाएंगी उसकी डिटेल्स, काठमांडू में जाने का। काठमांडू में एक बहुत बड़ा इसके ऊपर एक सिंपोजियम और एक डिस्कशन, पैनल डिस्कशन होने वाला है। तो हमें निमंत्रण मिला है कि मई जून या अभी आने वाले कुछ समय में, जिसकी डिटेल्स फाइनल हो रही हैं। तो ये देखिए, मैं पहाड़ हमेशा सर सिर्फ एक जियोग्राफिकल एंटिटी की तरह लेकर नहीं चढ़ी। मैं जिस भी जगह पे गई, चाहे वो नेपाल रहा हो, चाहे वो अफ्रीका हो, वहां के लोगों को भी मैंने पहाड़ के पूरे इकोसिस्टम में मिलाकर देखा। क्या क्योंकि बात है। माउंटेन
mountain as a geographical entity is one thing, but mountain as an ecosystem has its flora, its fauna, its people, their culture, their aspirations, their problems, and their challenges, and their struggle for their survival also, and to attain their goal. एक और जो शेरपा सोसाइटी में एक चैलेंज के रूप में आज लोग बात कर रहे हैं कि क्या शेरपा जो कि क्लाइंबिंग और गाइडिंग से एसोसिएटेड रहे हैं अभी तक, उसको छोड़ देंगे उस फील्ड को, या उससे मूव अवे कर रहे हैं, क्योंकि अब एजुकेशन आ रही है, ये बहुत ही रिस्की फील्ड है। तो क्या माउंटेनियरिंग गाइड बनना उनके लिए एक पैशन था या नेसेसिटी थी? और जब उन्हें और एवेन्यूज मिलेंगे तो क्या शेरपा माउंटेनियरिंग से मूव अवे करेंगे? तो ये सारे क्वेश्चंस हमने इस किताब में एक्सप्लोर किए हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत चैलेंजिंग आपने ये काम किया है। तो इसके लिए पर्यावरण से संबंधित इकोसिस्टम जैसे आप बता रही हैं, तो बहुत स्टडी करना पड़ा होगा आपको। जी जी जी, मैंने बहुत सारी किताबें इसके ऊपर अध्ययन की थी, जो कि पहले लिखी गई थी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, एथनोग्राफिस्ट ने, और उसके साथ साथ जो मेरा ये रिसर्च हुआ ग्राउंड पे जाके रहा है, वो इस किताब का एक बहुत यूनिक फीचर है कि शेरपा अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने समाज में जो उनके चेंजेस आ रहे हैं वो क्या सोचते हैं उसके विषय में। और जैसे कि पर्यावरण की हमने बात की, तो शेरपा समाज खुद पर्यावरण को बचाने के लिए क्या स्टेप्स ले रहा है। वो खुद एक इकोलॉजिकली कल्चरली वेरी अवेयर सोसाइटी है। तो और एशियन सोसाइटी से शेरपा समाज में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, क्योंकि मैं जो जिनके साथ मैंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था 2012 में दिन से, इस बार भी मैं उनके घर पे रुकी 2-3 दिन, और एट दैट टाइम ही वाज सिंगल। अभी उनके 2 बच्चे हैं, उनकी वाइफ जो कि खुद एक बहुत ही अच्छी महिला है, उनके साथ भी मुझे रहने को मिला। तो एक पूरी अपॉर्चुनिटी मिली एक शेरपा फैमिली को बहुत करीब से ऑब्जर्व करने की मुझे। और इस तरह से मैंने बहुत सारी शेरपा फैमिलीज को ऑब्जर्व किया। तो ये पूरा ग्राउंड वर्क है, लेटेस्ट एंड ग्राउंड वर्क। तो मुझे लगता है कि शेरपा समाज पर किया गया ये कार्य एक बेहतरीन कामों में से जाना चाहिए। तो जो आप कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट पे गई थी 2012 में, तो कैसे वो सहयोग बना, किस तरह से आपने उसको प्लान किया? ये थोड़ी सी हमारी उत्सुकता है आपसे जानने की। क्या आप ग्रुप में गई थी या कुछ ऐसा आपका कार्यक्रम बना के अकेली जाना पड़ा? उसके बारे में बहुत उत्सुकता बनी रही है हमारी जानने से आपसे। अब बिल्कुल बताइए। बड़ी रोचक कहानी सर रही। कभी कभी जीवन में हम खुद कुछ प्लान नहीं बनाते हैं, बल्कि हमारे सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। हमें लगता है कि एक विनर में और एक जो व्यक्ति उस गोल को नहीं पा सकते हैं, या जिसे हम ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइव्स कहते हैं, सिर्फ एक बात का अंतर रहता है, और वो ये है कि जब अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आए तब हम कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या हम डर की वजह से कदम पीछे खींचते हैं, या हम उस डर पर विजय पाकर वो स्टेप आगे ले लेते हैं। उसके बाद हम विजयी हों या सफल ना हो, वो बात अलग है। फिर कैसे रिएक्ट करेंगे वो नेक्स्ट स्टेप है। तो मेरे साथ ऐसा रहा कि मैं भारतीय वायुसेना में अधिकारी थी। 2009 में एक सिग्नल आया, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने खुद प्लान किया कि अपनी महिला अधिकारियों को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए भेजा जाए। Because in armed forces, as it is said, adventure is the way of life. We have an adventure directorate also in the Indian Air Force. तो वो सिग्नल आया, वो प्लान पूरा डायरेक्टरेट में बन चुका था। मैंने जो किया वो ये कि वो स्टेप आगे ले लिया। उस समय पे मैंने वॉलंटियर किया उस टीम का हिस्सा बनने के लिए। फिर सिलेक्शन हुआ दिल्ली में, और उस सिलेक्शन में बिकॉज आई थिंक आई वाज एक्सट्रीमली फिट एट दैट टाइम, सो उस सिलेक्शन में मैं क्लियर हुआ वो सिलेक्शन। मैं उस टीम का पार्ट बनी। हमारी टीम 2 साल तक, 2009 से 2011 तक, विभिन्न पहाड़ों पर चढ़ी देश के। हमें ट्रेन किया गया। 2009 में हम सबसे पहले लेह में गए, स्तोक कांगड़ी में, जो कि हम चढ़ने में सफल रहे। और उसके बाद माउंट भागीरथी 2 हमारी टीम सफलतापूर्वक चढ़ गई। माउंट कामेट गढ़वाल हिमालय में, माउंट सासिर कांगड़ी अगेन इन लेह। फिर हम 2 बार सियाचिन ग्लेशियर गए, और वहां पे आर्मी के साथ हमें ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर बहुत ठंडी जगह है। तो माउंट एवरेस्ट पे जितनी ठंड पड़ेगी वैसी ठंड को सिमुलेट किया गया। तो इस तरह से 2 साल की गहन ट्रेनिंग के बाद
इंडियन एयरफोर्स की टीम के रूप में मैं 2011 में माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए गई। लेकिन जैसे कि जब हम कोई नॉवेल लिखते हैं, कोई शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं और उसमें ट्विस्ट एक डाल दिया जाता है और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो एक ट्विस्ट आया फिर वहां उस कहानी में। और ये कि इतनी फिटनेस के बावजूद, इतनी एक्सपेक्टेशंस के बावजूद, जब सबको लगता था कि मैं सफल होने वाले क्लाइंबर्स में से माउंट एवरेस्ट पर एक होंगी, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई कि पहले ग्रुप में होते हुए भी जो क्लाइंबिंग के लिए जा रहा था समिट के लिए, मैं क्लोज टू 22,500 फीट से मुझे नीचे आना पड़ा। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स डेवलप लाइक दैट, और वो क्या बहुत हुआ, ही क्या हुआ, मेरे क्या लिए। हुआ, क्या 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 परिस्थितियां बन गई? जी जी जी। एक दीवार है वहां पे, बर्फ की आइस वॉल, जिसे हम लोग से हम्म। फेस कहते हैं, 22,000 फीट पर। तो मेरे हाथ ठंडे होने लगे थे वहां, और ओ। जब मैंने हाथों को गर्म करने की कोशिश की तो मेरे चेस्ट में भी ठंड लगने लगी। बट उसके पीछे एक सीरीज ऑफ सरकमस्टेंसेस थी ऐसा होने में। धीरे धीरे करते करते जब बात यहाँ पहुंची और अंत मोमेंट पे जब हाथ ठंडे हो गए, मुझे लगा कि अब ऊपर चढ़ना और सही नहीं है, और क्योंकि मैं अपनी टीम पर भी बर्डन बन सकती थी, तो मैंने वहां से नीचे आने का डिसीजन लिया। और वो बहुत ही दर्द वाला डिसीजन मेरे लिए रहा, क्योंकि निराशा वाला था। 2 साल कड़ी मेहनत इसके लिए हमने की थी और एक्सपेक्टेशंस भी बहुत थी। लेकिन जब नीचे आए तो सबसे ज्यादा शॉक जो लगा वो ये था कि दुनिया ने फेलियर्स के डब्बे में डाल दिया हमें। क्योंकि जब कोई भी गोल हम डिक्लेयर कर देते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं और हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तब इंस्टेंट रिएक्शन जो होती है दुनिया की आपके प्रति, वो होती है कि शायद आप इस लायक ही नहीं थे, या आप में उतना सामर्थ्य ही नहीं था। तो उस तरह से जब ट्रीटमेंट मिला तो बहुत दुख भी हुआ, और पहली बार ये समझ आया कि अगर काम शुरू किया है तो हर हद तक जाकर खत्म करना है। करना है। बिल्कुल। नीचे नीचे बीच में वापस आने का ऑप्शन इंसान के पास नहीं है। तो हालांकि यहाँ यह है कि कुछ परिस्थितियां होती हैं माउंटेनियरिंग में जिससे कि आपको वापस आना भी पड़ सकता है। तो मैं ये कहूंगी कि वो एक इंडिविजुअल क्लाइंबर के ऊपर भी है कि कहाँ से उनको वापस आ जाना है, कहाँ वो अपने लिमिट्स और स्ट्रेच कर सकते हैं और आगे चल सकते हैं। तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं अब दोबारा एक्सपीडिशन पे जाऊंगी 2012 में, क्योंकि भारतीय वायुसेना की हमारी जो टीम थी वो सफल हो गई, 7 लोग चढ़ सके वहां माउंट एवरेस्ट पर। तो इंडियन एयरफोर्स दोबारा इतनी जल्दी एक्सपीडिशन नहीं करने की स्थिति में थी शायद। तो मुझे लगा कि अब मुझे फिर अकेले ही करना पड़ेगा। तब मैंने एक बहुत नया विचित्र कदम उठाया कि ऐसा शायद फौज में जनरली नहीं होता है, कि मैंने अपनी पूरे साल की जो छुट्टी का एंटाइटलमेंट था एक ही बार में लेने के लिए एप्लीकेशन डाली, और अपना स्पॉन्सरशिप के लिए कोशिश की। पर बड़ी अजीब स्थिति थी कि मैं सर्विंग एयरफोर्स ऑफिसर थी, और सेना में ऐसा पहले कोई प्रेसिडेंस नहीं था कि किसी ने इंडिविजुअली जाके छुट्टी पे एवरेस्ट चढ़ने की बात कही हो। तो सेना हमें उसमें बजट नहीं दे सकती थी। हालांकि हमें भारतीय वायुसेना से इक्विपमेंट मिले और पूरी तरीके का सपोर्ट हर तरह का मिला, पर जो 20-21 लाख का खर्चा उस समय टोटल मेरा मिला के हुआ, उसके लिए मैंने जब बाहर से स्पॉन्सरशिप मांगी तो फिर बात आई कि ये तो एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट हो जाएगा। Why would हम्म। anybody invest on a person who will not be able to provide publicity in return? क्योंकि फौजी अधिकारियों के ऊपर प्रेस से वार्ता करने में एक रिस्ट्रिक्शन होती है। तो बहुत ही एक जाना माना एडवेंचर फाउंडेशन, जिन्होंने की हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया, ये कह के कि आप हमें पब्लिसिटी भी नहीं दे पाएंगे, तो फिर हम इन्वेस्ट नहीं कर पाए। इस करके जब अंत में बात आई कि अब क्या हो, तो फिर ये डिसाइड किया गया कि जितना पैसा अपने पास है वो सब भी लगा वही लगा दिया जाए। तो तो क्या, कितना कितना एस्टिमेशन किया आपने, कितना? बहुत लाखों में होगा। 21 lakhs at that time, sir. माय गॉड। अच्छा। So everybody तो started फिर calling me a crazy person, तो फिर क्योंकि कैसे हुआ, मैंने संभव कैसे हो पाया फिर? हमने अपनी सेविंग्स निकाला और हमारे घर वालों, हमारे बच्चों ने हमें सहयोग दिया उसमें। तो मिला करके हमने इतना पैसा इकट्ठा किया, और उसके बाद 2012 में मैंने अपनी इंडिविजुअल एक्सपीडिशन की अपनी छुट्टी पर और अपने खर्चे पर। फिर वहां बहुत सारे जीने मरने के मौके आए। ऐसी परिस्थितियां बनी कि
सब कुछ दांव पर लगाकर वहां पहुंचने के बाद जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब शायद फिर बीच में लौटना पड़ेगा, फिर से वो दीवार आई जहां से मैं वापस लौटी थी, ओ वही आइस हो। वॉल, वही बर्फ की दीवार, उसी बर्फ की दीवार पर मेरा फिर से बीमार पड़ जाना और मेरी हम्म। बॉडी का फूल के डबल हो जाना, फिर वहां से मेरा नीचे वापस आ जाना। तो ऐसे बहुत सारे मौके रहे। और फिर मेरे मन में एक जैसे फाइटिंग स्पिरिट, बिकॉज आई हैव बीन अ सोल्जर एंड आई ऑलवेज फाइट बैक, तो एक फाइटिंग स्पिरिट आई मन में कि इस दीवार से तो ऊपर जाना ही है, ये अब मुझे रोक नहीं सकती, इस इसको दीवार से, क्रॉस करना बियॉन्ड है दैट वॉल, इन एनी केस, बिल्कुल। इन एनी केस आई हैव टू क्रॉस दिस वॉल। तो फिर मैं ठीक हुई, आई विल्ड माई बॉडी टू बी फाइन। एक रात ऐसी बीत रही थी कि जब मुझे चेस्ट पेन हो रहा था और मैं तकरीबन 12-13 हजार फीट की ऊंचाई पर थी, और मुझे लगा कि अब शायद यहाँ से मुझे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे लंग्स में पानी भरने की स्थिति शायद हो गई है। ओहो। लेकिन जी, बट ऐसा हुआ नहीं था। नेक्स्ट डे जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा ऑल्टीट्यूड सिकनेस है बट एवरीथिंग एल्स इज फाइन। सो एक जो मानसिक क्षमता होती है इंसान की, और उससे आप अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। आई हैव क्या बात है, एक्सपीरियंस क्या दैट बात है। व्हेन आई, जी। बहुत सो अच्छी बात कही आपने। एक एक क्षण मैंने अपने दिमाग का पूरी ऊर्जा इस चीज में लगाई कि मेरा शरीर अभी गिव अप नहीं कर सकता, माई टास्क हैज नॉट बीन अचीव, और जब वो टास्क पूरा हो जाएगा उसी के बाद मैं इस पहाड़ से नीचे उतरी। तो अल्टीमेटली आई क्लाइंब्ड, मैं वापस उस दीवार पे चढ़ी, बियॉन्ड दैट वॉल आई वेंट, एंड देन आफ्टर आई कंटिन्यूड क्लाइंबिंग। लास्ट जो मेरी क्लाइंब रही, फिर सिर्फ 3,000 फीट बचे थे, बिल्कुल आखिरी रात थी मेरे और चोटी के बीच में, और हम बिल्कुल चोटी की तरफ जा रहे थे। फिर से मेरे पैरों में ठंडा लगना शुरू हुआ, और तब फिर वही सिचुएशन बनी कि अब अपने पैर बचाने हैं या ऊपर कंटिन्यू करना है। उसे मृत्यु क्षेत्र कहते हैं जहां हम चढ़ रहे। तो -30 से -40 डिग्री टेम्परेचर, 26,000 फीट के ऊपर। तो आप सोचिए कि ले 10,000 फीट पे है, जब हम ले जाते हैं तब भी कितनी दिक्कत होती है। 26,000 फीट के ऊपर मैं चढ़ रही थी उस समय, और फिर मुझे दिक्कत हुई पैर में, बट आई डिसाइडेड आई कंटिन्यू। मैंने प्रिकॉशंस लिए एंड आई कंटिन्यूड। तो काफी पेन हुआ, काफी चीजें सहनी पड़ी, लेकिन अल्टीमेटली पूरी रात चढ़ने के बाद मैं 26 मई 2012 को पहले वो दीवार क्रॉस करते हुए, फिर वो मृत्यु क्षेत्र क्रॉस करते हुए एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराने में सफल हुई। जब मैं नीचे आई तो मैंने, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। ताली आपके लिए बहुत जरूरी है। जो मेरे मित्र देख रहे हैं वो भी अपनी अपनी जगह आपके लिए ताली बजाएंगे जरूर। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही गर्व की बात है, बहुत बढ़िया जी। फिर इसमें से उपजी फिर मेरी किताब, क्योंकि जब मैं नीचे आई और मैंने कहा कि मैंने निर्णय लिया था कि मैं चढ़ती रहूंगी, जबकि मेरे पैर में दर्द होना शुरू हो गया था, फ्रॉस्ट बाइट के लक्षण थे। तो उसका मैंने प्राइस पे किया। मुझे फ्रॉस्ट बाइट रात भर में हो चुका था, और जब मैं नीचे आई तो मेरे पैर के जो 10 नाखून हैं वो सबके सब बाहर आ गए। एंड देन मेरा जो अंगूठा और उसकी बगल वाली उंगली होती है, उसका पूरा स्किन भी निकल गई, काफी ज्यादा उसमें दिक्कत हुई। तो मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी 3 महीने तक, लखनऊ में ही जो कमांड हॉस्पिटल है मिलिट्री का, वहां थी। और वहां पे आके डॉक्टर्स उस समय कहा करते थे कि ये बचेंगे नहीं, टोज कट जाएंगे, एम्पुटेट हो जाएंगे। बट देन आई थॉट नो, एट दैट टाइम मैं उस समय जो इमेजिन कर रही थी वो था रनिंग, और वो था दोबारा पहाड़ चढ़ना। हर कोई मुझे बता रहा था कि अब आपने एवरेस्ट चढ़ लिया, अब आप आराम से बैठिए, इनफैक्ट आपके तो टोज भी कटने वाले हैं, तो अब आप शांति से बैठ जाइएगा कम से कम। एंड आई सेड नहीं, इंसान जब तक जिंदा है तब तक उसके अंदर होप भी होनी चाहिए, तब तक उसके सपने भी होने चाहिए, एंड वी हैव द पावर टू फाइट बैक। तो तब मैंने उस समय निराश ना होते हुए एक पॉजिटिव काम किया, और हॉस्पिटल के बेड पे बैठे बैठे ये किताब लिखी, वाह वाह बियॉन्ड वाह, दैट क्या वॉल। बात है, बियॉन्ड दैट वॉल। अरे क्या बात है, अब मैं समझ गया आपने क्यों इसका नाम बियॉन्ड दैट वॉल, जो वो बर्फ की दीवार थी। क्या बात है। अच्छा, ये तो आपने अंग्रेजी में लिखी है, इसका हिंदी अनुवाद भी कराइए, क्योंकि हिंदी अनुवाद बहुत जरूरी है इसका। तो इस किताब में पूरा संघर्ष की जो गाथा है, वो जो आपने अभी सुनाई, ये सब इसमें दर्ज है।
इसमें दर्ज है। और इसमें जो हमने टाइटल रखा सर, बियॉन्ड दैट वॉल, वो आइस वॉल तो थी ही, लेकिन मैंने ये कहानी उस तरह से लिखी है कि हर व्यक्ति जो किसी भी सपने को देख रहा है, किसी भी क्षेत्र में देख रहा है, उसे वो माउंट एवरेस्ट जैसा बड़ा ही लगता है शुरुआत में, उतना ही कठिन होता है। तो और जब आप एक एक कदम रखते हुए, हर चुनौती को पार करते हुए, झेलते हुए, गिर के बार बार उठते हुए लगातार लगे रहते हैं उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ, तब आप कोई भी दीवार चढ़ सकते हैं। दीवारें भी दो तरह की हैं इंसान की, एक तो है एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस की दीवारें, और एक है हमारी आंतरिक दीवारें। आंतरिक दीवारें और भी ज्यादा बड़ी हैं बाहरी दीवारों से, क्योंकि जब हम खुद हार मान लेते हैं, जब हम खुद ये मान लेते हैं कि शायद परिस्थितियां इतनी बड़ी हैं कि अब हम इन पर सफल नहीं हो पाएंगे, अब हमारा काम नहीं हो पाएगा, तब हम हारते हैं सच में। तो किस तरह से ये कहानी तब की है जब 2011 में मैं नहीं चढ़ पाई थी एवरेस्ट। उसके बाद 1 साल मुझे लगा पूरी ट्रेनिंग करने के लिए, किस तरह से मैंने अपना एटीट्यूड में चेंज लाया। 2012 में जो वो एटीट्यूड शिफ्ट था मेरा, ट्रेनिंग के दौरान 1 साल की, उस पूरी जो दुनिया ने हमें ट्रीट किया उस तरह से कि अब ये फेलियर है। तो ये जो इस किताब की सबसे बड़ी सीख है वो ये कि हमारी जो आगे की जनरेशन है, बच्चे भी हैं, वो फेलियर्स को लेना नहीं जानते हैं। सफलता क्योंकि आज हर जगह छाई है, इंटरनेट का युग है, इंस्टाग्राम पर कहीं भी देखेंगे सफल लोगों की कहानियां उभर के आती हैं, लेकिन विफलता के बारे में लोग बात नहीं करते। विफल नहीं हो जाएं करते। तब क्या करें, इस पर चर्चा नहीं करते हैं। बहुत तो अच्छी बात कही आपने। जी, इस किताब में वो कहानी लिखी है कि उस समय मैंने अपने माइंड को, अपने इमोशंस को कैसे पॉजिटिवली चैनलाइज किया, उसको किस तरह स्ट्रेंथ बनाया। दुनिया का हर कटाक्ष आपकी स्ट्रेंथ में बदल जाना चाहिए। अपने अंदर आपकी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस जैसी भी हो, इंसान के दिमाग में एक प्रोसेसर होना चाहिए कि जब आउटपुट निकलेगा तो पॉजिटिव ही निकलेगा। उस क्या तरह की ये बात है। कहानी है, थ्रिलिंग है, एडवेंचर है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की कहानी है, शेरपा लोगों को की बात भी इसमें थोड़ी बहुत की गई है, और आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन, अंदर से बदलें तो बाहर की हर दीवार चढ़ी जा सकती है, उसकी कहानी है ये बियॉन्ड दैट वॉल। इसका हिंदी अनुवाद अभी मैं जल्द खुद ही करूंगी, क्योंकि मैं दोनों क्या भाषाओं में लिखती हूँ। जी, करिए करिए, मेरी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इस बीच में तुलिका, मैं बताना चाहूंगा, नीलम प्रभा जी बहुत अच्छी कवियत्री हैं, साहित्यकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका कार्यक्रम देख रही है। डॉक्टर रचना त्रिवेदी, उनका भी मैं स्वागत कर रहा हूं। हमारे परम मित्र लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, आप भी जुड़ गए हैं। और इन्होंने जो आपने आंतरिक दीवार की बात कही, करे कमाल का संदेश है। यानी जब तक भीतर की दीवार को, उन अड़चनों को आप नहीं पार कर पाएंगे, तब तक जो बाहर की अड़चनें हैं वो कैसे पार हो पाएंगी। ये बहुत अच्छा संदेश है आपकी इस बातचीत का आज का रहेगा। मेन फोकस इसी पर रहेगा, ये मेन पॉइंट है। इसी तरह से भूपेंद्र सिंह रैना जी, हमारे वरिष्ठ सेना अधिकारी, मतलब सेना में रह चुके हैं, सेवानिवृत्त हैं, अब ये जम्मू में रहते हैं, और इनकी एक विशेषता है, ये साहित्यकार है, ये पंजाबी और हिंदी में लिखते हैं। अनुराधा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बढ़िया। बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका पुनः इस मंच पर, सदानंद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आकाशवाणी के मित्र हैं। बहुत सारे मित्र आपको अभी, आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं, कितनी रोचक बातें हो रही है, और कुछ बातें ऐसी भी कि हमारे रोंगड़े खड़े हो जाते हैं एकदम। बहुत ही इतना उसमें रोचकता भी तो है, एक संघर्ष की गाथा है जो अभी आपने सुनाई है। अभी बातचीत हम आपसे जारी करेंगे, और मैं मित्रों को बताऊंगा, डॉक्टर तुलिका रानी हमारे बीच में लखनऊ से आज जुड़ी है, जिनसे हम ये बातचीत आज कर रहे हैं। बहुत अच्छी बातें आप सुना रही है। तो अच्छा, ये वायुसेना की जो सेवा थी आपके, आपने 2015 में समाप्त कर ली, क्या कारण बना उसका? जी, मैंने अपना टेन्योर पूरा कर लिया था। मैं एक शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी थी, तो 2005 से लेकर 2015 तक 10 वर्ष का कार्यकाल मैंने पूरा किया, और बाकायदा रिटायर हुई वहां से। उस बीच में वो जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग रही। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मेरा जो स्पेशलाइजेशन था वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग रहा। तो हमारे क्या देश बात के है। जितने भी तरह के जहाज हैं,
चाहे वो फाइटर प्लेन्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, हेलीकॉप्टर्स हैं, सिविल के जहाज भी हैं, उन सभी को कंट्रोल करने का मौका हमें मिला। जो हम एटीसी टावर देखते हैं जनरली, तो उसमें ही हमारा कार्यस्थल हुआ करता था। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। और लास्ट में जो मेरा टेन्योर रहा, वो भारतीय वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में बतौर मिलिट्री आउटडोर ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर रहा। क्योंकि तब तक मैं 12 में एवरेस्ट चढ़ चुकी थी, तो फौज को लगा कि शी इज द फिट पर्सन टू बी सेंट टू एकेडमी। वो भी मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्यकाल रहा कि यंग जो ब्लड हमारा फौज में जाता है, बॉयज एंड गर्ल्स, उनको हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू सोल्जर्स, वॉरियर्स, क्या बात है। ऑफिसर्स। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि 20 साल का है, 20-21 साल में भर्ती कर होते हैं वहां पे ऑफिसर बनने के लिए, और वो उसमें इतनी मेच्योरिटी आ जाए, इतनी टीम स्पिरिट आ जाए कि न सिर्फ अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें, बल्कि देश की रक्षा की उठा सकें, बल्कि क्या अपने बात है। अंडर में काम करने वाले जो उनके मेन हैं, उनकी रक्षा की, उनके मार्गदर्शन की जिम्मेदारी उठा सकें। लीडरशिप उनमें होनी चाहिए। जो डेयरिंग सर्कमस्टांसेस, बहुत ही ट्राइंग सर्कमस्टांसेस होती हैं, मौत के मुंह में जाना आसान नहीं है, लेकिन एक नहीं इंसान है। में वो डर खत्म कर देना, या फिर ये भावना ला देना कि एक कॉज के लिए, एक पर्पस के लिए आप मौत को भी गले लगा सकते हैं। आपके देश की रक्षा या फिर आपके साथी की रक्षा इतना बड़ा पर्पस है कि जिसके लिए आप अपने मॉर्टल बॉडी को त्याग सकते हैं, उसका डर नहीं करते। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे उसका हिस्सा होने का पार्ट होने का मुझे सौभाग्य मिला, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और ये कहते हुए मुझे यहाँ बड़ा गर्व भी होता है कि हमारे देश की जो पहली 3 महिला फाइटर पायलट्स हैं, it was my privilege to be associated with their outdoor training also. क्या उस बात है, समय, बहुत बढ़िया। जी थैंक यू। और एक बहुत ही अच्छा मौका मुझे आज, मतलब इसी साल मिला, जनवरी में, जब हमारी 75वीं गणतंत्र दिवस की परेड हो रही थी। तब प्रसार भारती मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने हमें एक विशिष्ट अतिथि के रूप में, सम्मानित अतिथि के रूप में दिल्ली बुलाया था परेड लाइव देखने के लिए। और बहुत प्राउड मोमेंट मेरे लिए जो रहा उसमें, वो ये कि भारतीय वायुसेना का जो मार्चिंग दस्ता था, उसका नेतृत्व करने वाली स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर भी मेरी कैडेट रह चुकी है। इट वाज क्या एन बात है। एब्सोल्युटली प्राउड मोमेंट फॉर मी। तो उस समय भी उनकी मार्चिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी। एंड आई थॉट वन थिंग, डिजर्विंग पर्सन एट द राइट प्लेस। इट वाज रियली हार्टनिंग टू सी एक इंस्ट्रक्टर के लिए उनके कैडेट्स उनके बच्चे की तरह होते हैं। तो मेरे लिए वो एक क्षण बहुत ही गर्व का क्षण था। ये भारतीय वायुसेना का मेरा करियर रहा। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो आज तक हमारे मित्र हैं। वो एक जो कैमरेडरी है सेना में, वो चाहे आप यूनिफॉर्म में हो या आप सेना के बाहर आ जाएं, हमेशा बनी रहती है। जो यूनिटी है वो हमेशा बनी रहती है। सो आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ऑल्सो। तो क्या मैंने बात 10 है, साल का बहुत बढ़िया। कार्यकाल पूरा करने के बाद वहां से रिटायर हुई थी। हालांकि हमारे कोर्स के पास ये ऑप्शन था कि हम परमानेंट कमीशन ले सकें, but I decided to come out after completing my 10 years tenure initially, because मुझे लगता है कि इंसान में जितना भी पोटेंशियल है, उसको यूज करने के लिए जिंदगी एक ही है। और आप मैं सेना के अपने कार्यकाल को ऐसा मानती हूँ जैसे वो मिट्टी है जहां मेरी जड़ें हैं। उसने मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया है, एक पहचान दी है। मेरे नाम के आगे आज भी मेरी रैंक स्क्वाड्रन लीडर लिखी जाती है। तो सेना एक ऐसा स्थल रहा है जहां पे मैं पनपी हूँ, लेकिन उसके बाद जैसे एक बीज फूट के फिर पेड़ बन जाता है, उसकी शाखाएं और भी निकल आती हैं। तो आज भी जो सेना ने मेरी पर्सनालिटी बनाई है, वो मेरी जड़ें हैं। और जितनी भी ब्रांचेस अब मेरी पर्सनालिटी में दिखाई पड़ती हैं, वो उसके परिणाम स्वरूप भी काफी है। बहुत बढ़िया। अब देखिए, मनोहर सिंह रावत जी जो आकाशवाणी दिल्ली में कार्यक्रम अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने लिखा है कि शायद ये वही है। तो अब उनको कंफर्म हो गया। उन्होंने कहा कि वहां का जो रंग भवन है आकाशवाणी दिल्ली का, वहां पर आपकी मुलाकात उनसे हो गई थी, मनोहर सिंह रावत जी। तो आपको भी धन्यवाद कर रहे हैं। इस बीच में मीनाक्षी जोशी जी, बहुत वरिष्ठ साहित्यकार है, हमारे साथ जुड़ गए। सौम्या पांडे जी भी जुड़ गए। मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। तो इस तरह से आपके जीवन में एक और बहुत बड़ा कार्य हुआ है जो आपने किया है,
वो भी बहुत ही रोचक से भरा हुआ होगा। उसके बारे में भी हमारे मित्रों को बताइए। आपने एशिया के सर्वोच्च ज्वालामुखी दामावंद पर तिरंगा फहराया है और आप पहली भारतीय महिला है जिसने ये कार्य किया है। क्या है इसकी पृष्ठभूमि? जी, ये जाता है वापस 2014 में। 2014 में एक हमारे यहाँ पे माउंटेनियरिंग की संस्था है, एपेक्स बॉडी कही जाती है, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन। तो उन्होंने एक क्लाइंब का आयोजन किया था जिसमें हमारे देश की और विदेशों के क्लाइंबर्स आए थे। मैं भी उसका एक हिस्सा थी। और उस समय पे हमने एक पीक चढ़ी थी वहां बड़ा शिगरी ग्लेशियर में, जो कि हमारी टीम पहली टीम ऐसी बनी दुनिया भर में उसको चढ़ने वाली। तब तक उस पीक को दुनिया में किसी ने नहीं चढ़ा था। हमने सफलतापूर्वक टीम के साथ उस पीक पे चढ़ाई की। और ये तब हुआ था जब मेरे पैर में ऑलरेडी फ्रॉस्ट बाइट हो चुका था और मैं पट्टियां बांध रही थी अपने पैरों के टोज पर। तब एक बड़ा वाकया मुझे याद आता है। शाम होते होते, क्योंकि मेरे पैर की जो उंगलियां थी फ्रॉस्ट बाइट उनमें हो चुका था, उस पे नाखून नहीं थे अंगूठे पर और उसकी बगल वाली उंगली पर। तो बहुत दर्द हुआ करता था, बहुत ठंड जब पड़ती थी तब। तो मैं अपने कैंप में अंदर चली जाती थी टेंट में और उस पे पट्टियां बांधा करती थी। तो सब लोग हंसते थे, उन्हें नहीं पता था कि मेरे पैर में चोट लगी हुई है। तो मेरे ऊपर हंसते थे कि शाम होते ही ये टेंट में चली जाती हैं, इन्हें बहुत ठंड लगती है। लेकिन हम्म। मैं पट्टियां बांधती थी और अगले दिन चढ़ाई के लिए फिर से तैयार हो जाती थी। तो तब हमने ये पहाड़ चढ़ा। उसमें अ, ईरान से भी लोग आए हुए थे। ईरान की जो माउंटेनियरिंग फाउंडेशन है वहां के ऑफिशियल्स आए थे, वहां के क्लाइंबर्स आए थे और उनके साथ भी हमें चढ़ने का मौका मिला। फिर 2015 में, क्योंकि एशिया का जो सर्वोच्च ज्वालामुखी है दामावन, वो ईरान में स्थित है। तो 2015 में उन्होंने अपने यहाँ एक क्लाइंब का आयोजन किया दामाबंद पर। और उसमें उन्होंने हमें इनवाइट किया क्लाइंब करने के लिए। तो हमने सेना से स्पेशल रूप से परमिशन मांगी बाहर जाने की, क्योंकि एक सैन्य अधिकारी के रूप में जब आप देश से बाहर जाते हैं तो आपको इंटेलिजेंस क्लियरेंस वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो 3 महीने पहले से वो सब प्रोसेस शुरू हो जाता है। सेना का मैं ये आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने हमेशा, जब भी हमें इस तरह के कार्य करने के लिए कहीं जाना था, छुट्टी दी, पूरा जितना सहयोग हो सकता था वो सहयोग दिया। तो आज जितना भी मेरा माउंटेनियरिंग का करियर है, जो ये 25 पर्वतारोहण और ट्रैकिंग अभियान मेरे नाम के साथ जुड़े हैं, सेना का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। तब मुझे छुट्टी दी गई। निश्चित रूप से जी। होना चाहिए। वही जी। उस पर आपको गर्व होना चाहिए। बिल्कुल सही जी। बात है। जी। तो तब मैं ईरान गई छुट्टी लेकर और वहां 53 क्लाइंबर्स आए हुए थे 16 देशों से। उसमें भारत से मैं एक इकलौती थी। तो बड़े गर्व का क्षण मेरे लिए था कि भारत को मैं वहां रिप्रेजेंट कर रही थी। और क्योंकि वो वोल्केनो है तो उसका पूरी टेरेन जो था वो अलग ही तरीके का था। हिमालय के माउंटेन्स अलग हैं और जो एक उस वाली रेंज का वो माउंटेन था, वो टेरेन ही अलग थी। पूरी लावा जम जाता है जैसे, तो वो काला काला लावा वहां पे जमा हुआ था। दूसरी तरह की टेरेन पूरी। और जब पीक के हम थोड़ा पास पहुंचने लगे चोटी के, तो वहां से सल्फर निकल रहा था। नीचे से, धरती में से सल्फर निकल रहा था, बिकॉज इट वॉज हम्म। इट इज नॉट एन एक्टिव वॉल्केनो बट इट इज अ पोटेंशियली एक्टिव वॉल्केनो। तो पहले उसमें नीचे नीचे एक्टिविटी अभी भी हो रही है, पहले फट चुका था। तो जब वो सल्फर और सांस में घुल के साथ में आ रही थी तो सांस लेना और ज्यादा दूभर हो रहा था। वैसे ही आप ऊपर ऑल्टीट्यूड पे चढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया फिर पहाड़ चढ़ना। एक तो ये कि दुनिया भर के क्लाइंबर्स वहां पे थे, तो इट वाज काइंड ऑफ एन इंटरकल्चरल इंटरेक्शन ऑल्सो। दूसरा, कभी कभी हमें, जब हम किसी जगह पर जाते नहीं हैं तो उसके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त भी होते हैं। तो जब आप उस जगह पे जाते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं, तो कभी कभी आपके जो वो पूर्वाग्रह हैं, प्रेजुडिसेस हैं, वो भी खत्म होते हैं। तो इसीलिए घूमना फिरना, लोगों से जाके बातें करना बहुत जरूरी है, अगर हमें अपना एक ब्रॉड माइंडसेट जिंदगी में लेके रखना है। तो इस तरह से मैंने, आई थिंक इट वाज इन अगस्त 2015 that I climbed this mountain, and हम्म। it was just a coincidence that I became the first Indian woman to climb it, but it was a very proud moment. Very proud. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत जबरदस्त अनुभव रहा होगा आपका, उसका भी। और जब आप वापस आ गए तो क्या लगा आपको ऊपर देखकर कि आपने क्या काम किया है? क्या एहसास हुआ? मुझे हमेशा जब भी मैं कोई पहाड़ चढ़ती हूँ और फिर वापस नीचे आती हूँ, तो मुझे बड़ी
विनम्रता का भास होता है। कभी भी पहाड़ क्या को बात जीत है, क्या लेने वाले बात है। भाव नहीं आते। जैसे नहीं एक आता वर्ड है यूज क्या। किया जाता है, फतेह कर लिया, कॉन्कर कर लिया। मुझे लगता है कि हम पहाड़ को कॉन्कर नहीं कर सकते। हम जो फतेह कर सकते हैं वो है अपना डर, वो है अपनी कमजोरियां। तो पहाड़ों पर मैं चढ़ने इसलिए जाती हूँ क्योंकि वहां अपने से जुड़ने का मौका मुझे और मिलता है। एक इंसान के रूप में हम अपने आप को बेहतर जान सकते हैं जब हम चुनौतियों के सामने होते हैं। क्योंकि जब हम नॉर्मल अच्छी कंफर्टेबल कंडीशंस में रहते हैं तो एक ईगो लेके हर व्यक्ति रहता है, एक सेल्फ बहुत अच्छी इमेज बात कही होती आप। है हर व्यक्ति की। तो तब वो एक इन्फ्लेटेड इमेज है हमारी कि हम ये कुछ हैं जिंदगी में, दुनिया में कुछ हैं। लेकिन जब हम पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं तब हमें पता चलता है कि हम एक छोटे से कण मात्र हैं। बहुत सारी अगर बर्फ एक साथ गिर जाए तो भी हम जिंदा नहीं बचेंगे। अगर बहुत तेज हवा चल जाए तो पहाड़ के स्लोप पे से हमें हटा देगी। और अगर हम गिर ही जाएं पैर फिसल के तो हमारा नामो निशान नहीं मिटेगा। नहीं, इतनी क्या बात है। ठंड हो जाए तो हमारे हाथ पैर गल जाएंगे। तो हम हैं क्या? तो जो जितना भी वो इन्फ्लेटेड ईगो है इंसान का, पहाड़ चढ़ने पे वो सब पिघल के मिट्टी में मिल जाता है भाई और है, क्या आपका बात है, शुद्ध क्या रूप बात है। बचता है। शुद्ध रूप बचता है इंसान का। तो मुझे पहाड़ चढ़ने के बाद हर बार विनम्रता आती है, हर बार ग्रेटिट्यूड आता है। हर उस व्यक्ति के लिए जिसने मुझे सपोर्ट किया, हर उस व्यक्ति के लिए भी जिसने मेरे अंदर विश्वास नहीं रखा किसी समय पे। क्योंकि वो नेगेटिविटी भी मैं हमेशा पॉजिटिव आउटपुट में बदलने की ही कोशिश करती हूँ। ईश्वर में विश्वास और प्रगाढ़ होता है क्योंकि कई बार ऐसे मौके आए जब जिंदा रहने की तो कोई परिस्थितियां ही नहीं थी, लेकिन आज भी मैं जिंदा हूं। तो मुझे एक बात और समझ में आती है पहाड़ चढ़ के कि जीवन और मृत्यु निश्चित है। जिस भी विपरीत परिस्थिति में आपका जीवित रहना लिखा होगा तो आप जीवित रहेंगे। मैं एक पहाड़ से गिर चुकी हूँ, 2-3 बार अलग अलग पहाड़ों पे गिर चुकी हूँ। और कभी मैंने एक रात भी पहाड़ में बाहर बिताई है, पूरे बिल्कुल खुले आसमान के नीचे। एक बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हुए मेरे टोज के कटने की हालत पहुंच चुकी है और मेरे पैर का एक टो का एक हिस्सा एम्पुटेटेड किया भी जा चुका है। तो बहुत हम्म। तरह तरह की चीजें आई हैं। लेकिन आज भी अगर मेरी सांसें चल रही हैं, इसका अर्थ ये है कि ईश्वर को अभी जिंदगी देनी बाकी है और जितनी भी है। इसलिए डरने का कोई पर्याय जीवन में रह नहीं जाता। डर की वजह से हम अपने पैर क्यों खींचे, जबकि सांसें जब तक लिखी हैं तब तक तो चलेंगी। तो इस बहुत फिलॉसफी को बहुत पहाड़ों बहुत ने ही दी। बहुत बहुत आपने, आप बीच में इतने फिलॉसफी में चली गई तुलिका, कि बहुत अच्छी बात है। जो जीवन की सत्यता है, जो जीवन का यथार्थ है, उससे परिचित होना ही पहाड़ से जब आप नीचे आते हैं। और आपने एक वाक्य बहुत अच्छा कहा, जो नीलम कुलश्रेष्ठ जी हमारी वरिष्ठ कथाकार है, कहानीकार है, उन्होंने कहा अहम का पिघलना। क्या बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब रावत जी ने तो एक और देखिए, वो कह रहे रहना सर, तुलिका जी ने कहा जब मैं दिल्ली आऊंगी तो आपके लिए रिकॉर्डिंग के लिए आऊंगी। लेकिन मैं उनके सूचना के लिए ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर तुलिका रानी जी आज हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी है। ये ऑनलाइन कार्यक्रम है और मैं उनसे निवेदन करूंगा, चूंकि मैं भी खुद आकाशवाणी में रहा हूं, आप जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है आकाशवाणी को। तुलिका जब आप दिल्ली आएंगे तो आकाशवाणी दिल्ली जाइए, वहां पर आप अपनी रिकॉर्डिंग कराइए। ये जी जी मेरा रावत आग्रह सर, है आप। जी रावत सर, से ये मेरा जो एक प्रॉमिस है वो मुझे याद है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उनको भी याद है ये बात। और मैं सर आपसे कह दूं कि मेरे प्रॉमिसेस मुझे सालों साल याद रहते हैं। और अगर परिस्थिति उतनी लंबी कभी बन भी जाए तो भी मैं उन्हें पूरा करती हूँ। अभी फिलहाल एक ऐसा वाकया हुआ कि मैं 2016 में चढ़ रही थी किलिमंजारो अफ्रीका में। और जो मेरे गाइड थे उस समय पे, तो मैंने उनसे कहा था कि जब मेरी किताब पब्लिश हो जाएगी तब हम आपको एक कॉपी दे देंगे उसकी। वो प्रॉमिस, क्योंकि मौका नहीं मिला फिर दोबारा अफ्रीका जाने का, जिंदगी आगे चली, बहुत सारी चीजें और जुड़ी उसमें। लेकिन रिसेंटली मैं जब अफ्रीका गई, मैंने उन्हें याद किया, उन्हें स्पेशली बुलाया। एक किताब उनके लिए मैं स्पेशली लेके गई और उनको मैंने वो किताब गिफ्ट की। तो रावत सर से मेरा मिलना अभी नहीं हो पाया है, लेकिन जल्दी ही मिलना होगा। और थैंक यू सर कि आपको भी वो बात याद है। तो मेरे ख्याल से जब दोनों तरफ ही ये चीजें हैं तो शीघ्र ही मिलना होगा।
आभार आपका कि आप हमें इस योग्य समझते हैं कि हम आकाशवाणी पर आए। देश के इतने बड़े माध्यम पर आने में अपने आप ही एक गर्व की बात है। अच्छा, हमारे साथ अरविंद कुमार संभव जी जुड़े हैं। अक्सर उनका भी बहुत रुचि है उनकी कि वे हमेशा है तो वो मूलतः साहित्यकार हैं, कवि हैं, और वो भी बीच-बीच में भ्रमण पर जाते हैं और अक्सर हिमालय और पहाड़ों पर चढ़ना उनको बहुत पसंद है। तो उन्होंने एक वाक्य कहा है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, रोमांस विद माउंटेन। मुझे ये वाक्य बहुत अच्छा लगा और ये एक किताब का, पुस्तक का शीर्षक भी हो सकता है। तो जी जी अरविंद जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने ये शीर्षक दे दिया। मैं इसको तुलिका रानी जी को दे दूं कि इस पर वो पुस्तक लिखे। तो जी इसको जी थोड़ी सी व्याख्या करिए, उन्होंने बहुत अच्छा कहा, रोमांस विद माउंटेन। जी जी। ये एक्चुअल में देखा जाए तो नेचर से तो हमेशा से ही, बचपन से हमने कहा कि हमारा लगाव बहुत रहा है। और जब भी कभी विपरीत परिस्थितियां हुई तो पहाड़ चढ़ते चढ़ते जो भी लेसन मैंने सीखे जीवन में, वो नीचे आने के बाद भी अपने जीवन में लागू किए। एक छोटी सी अपने रची हुई लाइनें यहाँ शेयर करूंगी। बहुत मुश्किल टाइम चल रहा था तब, क्योंकि टाइम्स तो इस तरीके के सभी के जीवन में आते हैं। तो तब मैंने लिखा, सर्दी की धूप मरने नहीं देती मेरी उम्मीद को, सर्दी की धूप मरने नहीं देती मेरी उम्मीद को, लड़ूं मैं भी कि सूरज भी तो लड़ता है। तो है, क्या बात है। जैसे सर्दी में सूरज लड़ के बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो लड़ूं मैं भी कि सूरज भी तो लड़ता है। उसी तरह से दो लाइनें ये कि हमेशा आप पाएंगे कि पर्वत रहेंगे मेरी कविताओं में, और नेचर हमेशा किसी ना किसी रूप में रहेगी। आशा और विश्वास, दो शब्द मुझे ऐसे लगते हैं कि इंसान कस के पकड़ ले जीवन में तो उसकी नैया हर जगह पार हो जाएगी। तो लाइनें मैंने फिर इस पर लिखी, कश्ती को डगमग देख मेरी जब भंवर करे अट्ठास। और वो भंवर कुछ भी हो सकते हैं, वो इंसान हो सकते हैं जो हम्म। आप पे हंसते हैं, वो कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं। कश्ती को डगमग देख मेरी जब भंवर करे अट्ठास, पतवार मेरी दो बन जाते हैं आशा और विश्वास। तो क्या ये बात है, क्या आशा बात है। और विश्वास, पहाड़ से, जैसे पहाड़ स्थिर खड़े हैं, तूफानों में भी खड़े हैं, कोई उन पर आके चढ़ जाए तब भी उनकी गरिमा कम नहीं होती। तो इस तरह का व्यक्तित्व इंसान को बनाना चाहिए जीवन में, कि मुश्किलें पड़े तब भी आपकी गरिमा कम नहीं होती, जब आपसे आगे लोग पहुंच जाएं तब भी आपकी गरिमा कम नहीं होती। तो ना ईर्ष्या है, ना ही आपको कहीं झुक जाने का डर है। आपका व्यक्तित्व अपने आप में संपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपके अंदर कोई सामर्थ्य है, क्योंकि आपके अंदर वो सब्सटेंस है। ठोस होना चाहिए इंसान को, खोखला नहीं। और वो ठोस होने की जो प्रक्रिया है, वो ऐसी होनी चाहिए कि जैसे उसमें से जब मौका पड़े तो नदी भी निकल जाए। इतनी सहजता, निर्मलता भी होनी चाहिए, कोमलता भी होनी चाहिए, और इतना ठोस भी होना चाहिए कि मुश्किलों के बीच खड़े रह सके। तो मुझे लगता है कि मुझे अपना व्यक्तित्व जो मैंने बनाने की कोशिश की है वो इस तरह से, कि कभी आप किसी बच्चे की हंसी देखें, छोटी छोटी चीजें देखें, कुछ लहलहाते हुए फूल देखें, तो आप में इतनी कोमलता भी होनी चाहिए कि आप हंस सकें जिंदगी में, और इतनी दृढ़ता भी होनी चाहिए कि अगर मुश्किलें पड़े तो आप टिक सकें उनके सामने। ये पहाड़ों से ही मैंने सीखा है। तो रोमांसिंग विद माउंटेन्स, इट्स अ वंडरफुल टाइटल क्या सर, बात है, थैंक यू। बहुत अच्छा है। तो मैं अरविंद जी से बात करूं कि वो, उन्होंने कहीं पर रखा तो नहीं है, नहीं तो आप ले लीजिए, इस पर पुस्तक लिख लीजिए। बहुत अच्छा, बहुत जी अच्छा जी टॉपिक है, विषय है अपने आप में। अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो ये दे दिया, ये बहुत अच्छा सेंटेंस दिया है इन्होंने। आई थिंक इट्स कंप्लीट एक थीम है ये अपने आप में। बिल्कुल। अच्छा, आपका एक, तुलिका, एक बहुत बड़ा काम रहा है जीवन में, यू हैव बीन मोटिवेशनल स्पीकर। आपने प्रेरणादायी जो आपके भाषण हैं, जो आपके उस वक्ता के रूप में, तो कैसे ये आपको लगा कि अब इस फील्ड में आप गाइड कर सकती हैं जिनको उस तरह की आवश्यकता है। जी, मैं स्टेज पर बचपन से रही हूँ सर। तो मैंने अपनी पहली स्पीच बोली थी जब मैं 5th क्लास में थी, और कंटिन्यूअसली उसके बाद स्टेज मेरा दूसरा घर रहा है। जैसे कभी कभी कहते हैं कि
ऐसा कोई काम जिससे करते समय आपको बिल्कुल जीवंत महसूस हो। तो वो जीवंतता मुझे लगती है जब मैं पढ़ती हूँ, जब मैं लिखती हूँ, और जब मैं पहाड़ चढ़ती हूँ, और उसके अलावा जब मैं स्टेज पर होती हूँ। सो कभी कभी ऐसे मौके भी रहे हैं जब मैं खुद बहुत दुखी या परेशान थी जीवन में, और मेरी कोई टॉक ऑलरेडी डिसाइडेड थी, उसका समय निश्चित था, हम अपना वचन दे चुके थे, और मुझे बिकॉज वन हैज टू शो अप, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, आपने अगर किसी को कहा है सो यू हैव टू डू इट। और मैं तब जाती थी स्टेज पर और कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती थी। तो ये बचपन से था बोलने का। मुझे लगता है कि हमारे सबके भीतर कोई ना कोई एक टैलेंट है जो बाकी लोगों से अलग है, या हमारे अंदर जो हमारी पर्सनालिटी का द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। और मेरे पास वो वर्ड्स की पावर है, द पावर ऑफ द वर्ड्स, चाहे वो स्पोकन वर्ड्स हो, चाहे वो लिखे हुए हो। और एक कन्विक्शन है, बिकॉज आई हैव लिव्ड व्हाट आई स्पीक, आई हैव लिव्ड इट। तो कभी कभी जब आप दूसरों की कहानियां सुनाते हैं, वो एक अलग बात है, वो भी प्रेरणादायी है। लेकिन जब आप उन बातों को शेयर करते हैं जो आपने जी है, तब इंसान आपसे ज्यादा जुड़ पाता है। तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर स्पेशली बन गई फौज से बाहर आने के बाद, क्योंकि फौज में रहते हुए तो ये काम करना संभव नहीं था। स्टेज पर मैं हमेशा से रही थी, सो देयर वाज नो स्टेज फ्राइट। स्टेज से डर नहीं लगता, स्टेज से प्यार है। जैसे ही मेरे सामने लोग आते हैं, मैं लोगों से कनेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इंसान से मूल रूप से जुड़ सकती हूँ। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति भावनाओं से बना हुआ भी है। हम सबके भीतर कुछ ना कुछ समानताएं हैं, चाहे आप दुनिया में कहीं चले जाइए। हर व्यक्ति को अपने गोल्स प्राप्त करने की इच्छा है। हर व्यक्ति को उससे भी ज्यादा एक इच्छा है कि उसको सम्मान मिले, उसे समझा जाए, उसकी जो परेशानियों से वो गुजर रहा है उनको समझा जाए, और उसको एक शब्द कह दिया जाए कि आप कर सकते हैं। तो जब मैंने खुद ये चीजें महसूस की, और मुझे लगा कि इसकी दुनिया में जरूरत बहुत है, क्योंकि हम उन लोगों के साथ तो खड़े होते हैं जो सफल हैं, उनके लिए लोग ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनमें पोटेंशियल है, जब तक उनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा तो नए सफल लोग कैसे बनेंगे? और अपने आप अगर वो टूट गए तो फिर वो सफल लोग सोसाइटी को कैसे मिलेंगे? तो मुझे लगा कि मैंने जो चीजें फेस की दुनिया में, हो सकता है दूसरा भी उन्हें फेस कर रहा हो। और मानसिक तौर पर, जैसे हमने आंतरिक दीवारों की बात कही, वो डिसाइड करते हैं कि हम दुनिया में कितना ऊंचा जाएंगे। जब विपरीत परिस्थितियां हो, तब हम आप अपने आप से क्या बात करते हैं, ये डिसाइड करता है कि हम दुनिया दुनिया में कहाँ तक पहुंचेंगे। तो तब मैंने सोचा कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी सामने आती हूँ। और तब टेडेक्स भी हो गया हमारा। तो आई थिंक आई हैव बीन रियली ब्लेस्ड टू हैव अपॉर्चुनिटीज एंड गुड पीपल कमिंग माय वे। तो उसके बाद देश विदेश के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे रोटरी इंटरनेशनल पर, हमारे विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग देश जगहों पर देश में 5 बार टॉक्स हुए हैं। फिक्की में 2 बार टॉक्स हो चुके हैं। अनेकों अनेक यूनिवर्सिटीज में टॉक्स हो चुके हैं। बीएचईएल जैसी गवर्नमेंट संस्थान में, दूरदर्शन पर हो चुका है। तो मैं हर वर्ग के इंसान से अपने आप को जोड़ने की क्षमता अपने में पाती हूँ, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो 70 की उम्र पार कर चुके लोग हों। मुझे लगता है कि इंसान की बेसिक जरूरतें एक जैसी हैं। तो जब भी आप उन पर हाथ रख देंगे, उन बेसिक जरूरतों पर, वो अपनापन जब आप किसी को देंगे, दुनिया में इंसान अपनापन ही तो ढूंढ रहा है। क्या बात है। ये जो चीज आज के डिजिटल जमाने में हमें नहीं मिल पा रही है, अगर आप एक स्टेज से खड़े होके एक व्यक्ति इतनी भारी भीड़ को वो अपनापन दे सकता है और वो उम्मीद दे सकता है, तो ये बहुत बड़ा, आई थिंक, अपने आप में दिस इज समथिंग वर्थ परस्यूइंग। तो जैसे मैं उम्मीद पर भी काफी लिखा करती हूँ, ख्वाहिशों पर लिखती हूँ। मेरी 2 लाइनें फिर यहाँ शेयर करूंगी। और ये सुनाइए हर उस सुनाइए, व्यक्ति के बहुत लिए। अच्छा लगेगा हमको। जी जी। जी। मेरी ख्वाहिश है कि एक ख्वाब तेरे दिल में यूं उतरे। मेरी ख्वाहिश है कि एक ख्वाब तेरे दिल में यूं उतरे। तू पतझड़ में भी जीती हो तो रंग सावन के हों बिखरे। हर एक क्या बात है। पत्थर तेरी उम्मीद का आयाम बन जाए। हर एक पत्थर तेरी उम्मीद का आयाम बन जाए। कसे जितना कसौटी पर तेरा रंग और भी निखरे। कसे जितना कसौटी पर तेरा रंग और भी निखरे। तो दिस इज माई ड्रीम फॉर एवरीबडी। ये मेरी ख्वाहिश
हर व्यक्ति के लिए है कि एक ख्वाब हर व्यक्ति के दिल में, दिमाग में, जहन में इस तरह से उतर जाना चाहिए कि फिर चाहे पतझड़ हो, चाहे पत्थर आए, चाहे गिरे, पर कसे जितना कसौटी पर तेरा रंग और भी दिखे। सो क्या दिस हैज बात है, बीन क्या द बात। जिस्ट। सार यही है सर, मेरे स्पोकन वर्ड्स का, जो मेरी मोटिवेशनल टॉक्स है उनमें, और मेरे लिखित वर्ड्स का सार यही है कि उम्मीद बनी रहनी चाहिए, इंसान का इंसान से अपनापन बने रहना चाहिए, इंसानियत बनी रहनी चाहिए, और सपने बने रहने चाहिए। आप तो कविताएं भी बहुत अच्छा लिख सकती हैं, तो जी जी। कुछ कविताएं लिखी तो होंगी जरूर आपने। हाँ जी, मेरी एक कविता का संग्रह प्रकाशित हो चुका है जिसका शीर्षक कहाँ है है वो, दायरों के दिखाइए तो बाहर। उसका, वो उसके दर्शन तो कराइए अगर फिलहाल सामने है। फिलहाल फिलहाल उसकी कॉपी मेरे पास नहीं है, वरना मैं दिखा देती। तो वो तो अभी कुछ जब हम याद, दिल्ली बुक फेयर गए थे अच्छा जी, हाँ हाँ तो वहां जी। रखी गई हैं दिल्ली बुक फेयर में वो कविताएं का अभी प्रकाशन आपके सामने नहीं है क्या अभी, है नहीं किताब? जी अच्छा, जी। कुछ ये जो कोई मैं कविता तो सुन। जी जी, जी सुनाइए जी, सुनाइए कुछ ये जो एक। मैं कपलेट्स बोल रही हूँ, ये उसी दायरों के बाहर के ही हैं जो भी मैंने अभी शेयर किए हैं यहाँ पे। तो उसी किताब से मैंने शेयर किए हैं आपको, दायरों के बाहर। उसका जो शीर्षक मैंने रखा दायरों से बाहर, वो भी इसीलिए रखा कि हमारे जो अपने बनाए हुए दायरे हैं अपने चारों तरफ, और जो समाज के बनाए हुए दायरे हैं इंसान के चारों तरफ, उनसे बाहर जाके जीने की अगर हम इच्छा रखते हैं तो थोड़ा सा साहस, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। और तब जीवन एक अनोखा ही जीवन है, जब उन दायरों क्या से बात निकल है। जाए तब जो जीवन का आनंद है वो अलग ही है। तो ये जो कुछ तो कपलेट्स मैंने आपको सुनाए, उसी में से सुनाए। और कोई कविता अगर याद है तो सुनाइए, कविताएं आपकी बहुत अच्छी है। जी कुछ जी जी याद है जी। क्या? मैं याद करने की कोशिश करती हूँ अभी। ये दो चार तो मुझे जो याद थी वो मैंने आपको सुना दी है इसमें से, पर ये रखी है, और जो लेना चाहेंगे हमारे पास और भी हमें मिल जाएंगी। दायरों के बाहर इसका नाम है। तो हाँ, एक कुछ दो लाइनें जो हमने ईश्वर के लिए लिखी थी। वो जो बोल रहा है शब्द मेरे, वो जो खोल रहा है पंख मेरे, वो हाँ जो हाँ हाँ। बोल रहा है शब्द मेरे, वो जो खोल रहा है पंख मेरे, उस मालिक की मर्जी पर हूँ, मेरा क्या है मिट्टी भर हूँ। तो वाह वाह। ये विश्वास अगर हम रखेंगे कि हम, तो शायद तब हमारे अंदर वो ईगो नहीं होगा। आज हम देखते हैं कि इंसान इंसान से इतना कटा हुआ है कि अपने आप को, कोई भी कृत्य अगर आपने किया है, कोई सफलता अर्जित की है, तो और आपको विनम्र बन जाना चाहिए, ना कि ईगो रखना चाहिए। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस मालिक की मर्जी पर हूँ, मेरा क्या है मिट्टी भर हूँ। तो ये सारे भाव मुझे लगता है कि हमें अपने अंदर समाहित हमेशा रखने चाहिए। बहुत बढ़िया। अब इस बीच में और हमारे साथ हमारे परम मित्र जुड़ गए हैं, डॉक्टर सुधाकर अदीब जी। बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, साहित्यकार हैं, लखनऊ में ही रहते हैं। तो वो भी जुड़ गए, बहुत सुंदर कह रहे हैं। सुधा जुगरान जी जुड़ गई हैं, संभवतः आजकल देहरादून में होंगी। वो भी जुड़ गए। महेंद्र कुमार साहू जी जुड़ गए। और बाकी हमारे मित्र तो लगातार आपका कार्यक्रम, सुमन शर्मा जी भी जुड़ गई है, लगातार देख रहे हैं। रेखा जी भी जुड़ गई है। बहुत सारे मित्र जुड़े हैं। तो अब आप और कविताएं लिखिए, कविताएं आप बहुत अच्छा लिखती हैं, क्योंकि कविताओं का जो मूल, उसकी जो मूल आत्मा है, मूल बल है, वो तो जो आपकी फिलॉसफी है लाइफ की, सकारात्मकता। जब तक सकारात्मक आप नहीं होंगे जीवन में, तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो एक कटु सत्य है। तो आपको सकारात्मकता के साथ ही कार्य करना पड़ेगा, तभी तो आगे आप बढ़ेंगे। तो आपके और भी कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपके जीवन के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। तो उसमें आपको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। कुछ पुरस्कारों का जिक्र करना चाहेंगे जो आपके जीवन में आपके कार्य की का महत्व रखते हैं? जी, सर्वप्रथम तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार हमें 2016 में दिया गया था। तो वो अपने आप में, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर है, और अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती, प्रेरणादायी हस्ती रानी लक्ष्मीबाई रही हैं, उनका नाम सुनकर हम बड़े हुए हैं।
तो और मैं क्योंकि खुद सेना से रही हूँ तो मैं उससे बहुत ज्यादा रिलेट कर सकती हूँ। तो वो एक पुरस्कार ऐसा रहा, और वो हर उस महिला के लिए मुझे लगता है समर्पित है जो कि विपरीत परिस्थितियों में अपने टैलेंट का यूटिलाइज करने के लिए संघर्षरत हैं। क्योंकि महिलाओं के लिए और भी ज्यादा मुश्किल होती है समाज में कहीं ना कहीं कि वो आगे चल के कुछ ऐसे काम कर सके, स्पेशली जो काम अनकन्वेंशनल है वो कर सके। जैसे कि सेना में जाना हमारे लिए था, जैसे कि पहाड़ चढ़ना हमारे लिए था। तो जब भी किसी एक मेरे जैसे व्यक्ति को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो खेल से हो चाहे वो सेना से हो, इस तरह के महिला को जब कोई सम्मान दिया जाता है तो वो उस पूरे महिला समाज के लिए एक प्रेरणा का विषय बनता है। साथ ही बाकी समाज के लिए भी, महिला और पुरुष दोनों क्योंकि समाज में एक साथ रहते हैं तो हम उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। पूरे समाज के लिए वो एक सोच बदलने का जरिया बनता है। तो वो एक अवार्ड हमारा रहा। और दूसरा रहा फिक्की द्वारा दिया गया, जो फिक्की का फ्लो करके एक है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, फिक्की का ही पार्ट है। क्योंकि फिक्की एक हमारे देश का बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। उन्होंने भी हमें 2 बार अवार्ड्स दिए हैं। बाकी कई सारी संस्थाओं ने अवार्ड्स दिए हैं। दिल्ली रत्न का अवार्ड हमें एक संस्था द्वारा दिया गया, ऑल इंडिया संस्था थी वो। तो इस तरह से 19 पुरस्कारों से अभी तक हमें सम्मानित किया जा चुका है, और अपने आप में हम बहुत विनम्र महसूस करते हैं इस चीज के लिए कि हर पुरस्कार जो मुझे मिला है वो खाली मेरा नहीं है, वो उन सब लोगों के लिए है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया कहीं ना कहीं बचपन से लेके। जैसे हमने अपनी टीचर का नाम लिया, देयर वर एंडलेस पीपल जिन्होंने हमें एनकरेज किया, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। और जब तक आप देखिए सफल नहीं होते हैं तब तक आप बहुत अजूबा लगते हैं समाज को, जब आप कोई अलग काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोग जो कि उस समय आपके साथ रहते हैं, उनका वो सम्मान है। तो जब क्या हम बात पहाड़ है। चढ़ते हैं, आज भी लोग पूछते हैं कि आपको पहाड़ चढ़ के क्या मिल जाएगा, क्या आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट है? नहीं। इनफैक्ट एट टाइम्स मैं अपनी ही सेविंग्स लगा के पहाड़ चढ़ती हूँ। और इस मन से ये कहना चाहूंगी कि पर्वतारोहण भी एक ऐसा माध्यम है जो कि देश के लिए गौरव का विषय बनता है। जब भी हम अपने देश का झंडा लेके किसी बड़े पर्वत पर या किसी भी पर्वत पर खड़े होते हैं तो हमारे देश का भी नाम होता है। तो इसलिए उन लोगों को भी सपोर्ट किया जाए, सरकार के द्वारा भी और कॉर्पोरेट सोसाइटीज द्वारा भी, एनजीओ द्वारा भी उनको भी सपोर्ट किया जाए, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, काफी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट लगते हैं इसमें। तो एक छोटा सा वाकया शेयर करूंगी। मैं किलिमंजारो चढ़ रही थी अफ्रीका में 2016 में, और मेरे गाइड ने मुझे कहा कि बाकी लोग ये पूछ रहे हैं कि आपकी क्लाइंट कौन कहाँ से है। तो हमने कहा कि इंडिया से हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो जो उनका जवाब था वो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा कि आपको चढ़ते हुए देख के वो ये कह रहे थे, इंडियन क्लाइंबर्स क्लाइंब वेल। क्या बात है, क्या बात है। उन्हें मेरा नाम नहीं पता था इंडिविजुअली, बट जब उन्हें ये पता चला कि शी इज फ्रॉम इंडिया, और जब उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस देखी, दोनों को कोरिलेट किया, तो नाम किसका हुआ? इंडियन क्लाइंबर्स क्लाइंब वेल। तो क्या हम बात है। लोग भी देश के लिए कुछ गौरव का काम कर सकते हैं, तो थोड़ा सा पर्वतारोहियों के लिए भी सपोर्ट किया जाए। सो आई थिंक दैट वुड बी रियली गुड इन द रियल्म ऑफ स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। बहुत बढ़िया। अब देखिए समय कितना निकल निकल गया है कि हमें बात बात करने में पता भी नहीं चला। अच्छा तुलिका, और कोई रुचि है आपकी व्यक्तिगत? जैसे कई लोग संगीत में बहुत रुचि रखते हैं, या और कोई कई कार्य होते हैं, कोई पेंटिंग्स बनाता है, तो आपकी क्या और अतिरिक्त रुचि क्या है आपकी, किसमें जिसमें आप थोड़ा जी, बहुत उसमें भी समय लगाना चाहती हैं? मैं संगीत पर रुचि है मेरी। हालांकि मुझे कभी इतना मौका या समय नहीं मिल सका कि मैं उसका बहुत प्रोफेशनली कुछ ट्रेनिंग कर सकती। और साथ ही मुझे एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है, लोगों से बात करना, डिफरेंट कल्चर्स में समानता ढूंढना मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि क्या बात है। इंसान को विभाजित करने के लिए तो बहुत सारे प्लेन्स हैं, बहुत सारे तौर तरीकों से इंसान को विभाजित किया जा सकता है। लेकिन अगर हम चाहे हम माइथोलॉजी देखें, शिव शक्ति का उदाहरण ले, एडम ईव का उदाहरण ले, आदम हवा का उदाहरण ले, या क्या हम बात है। बायोलॉजी पढ़ें, बायोलॉजी भी यही बताएगी कि इंसान एक ही जगह से पैदा हुआ था, एक ही उसके पूर्वज हैं। तो चाहे रिलीजन हो, माइथोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, साइंटिफिक जियोग्राफी हो, एवरीथिंग विल पॉइंट आउट टू आवर कॉमन एंसेस्टर्स। तो मुझे लगता है कि इंसान में
डिफरेंसेस ढूंढने की बजाय समानताएं ढूंढी जाएं। ये मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे लगती है, और इस पे मैं किताबें भी पढ़ती हूँ, लोगों को ऑब्जर्व भी करती हूँ इसी विषय पर। ये मेरे कुछ और शौक हैं। मुझे पेंटिंग्स देखना पसंद है, बनाना तो बहुत नहीं आता है, बट आई अप्रिशिएट ब्यूटी इन ऑल इट्स फॉर्म्स। मुझे वाह लगता है वाह कि वाह। जीवन सुंदर है, जीवन विपरीत परिस्थितियों के बीच भी सुंदर है। और जब हमारे अंदर ये क्षमता रहेगी कि हम एडवर्सिटी में ब्यूटी को अप्रिशिएट कर सकें, तो हम हर जगह सरवाइव कर सकते हैं। बहुत अच्छी एक बात कही आपने। छोटा सा वाकया यहाँ पे मैं शेयर करूंगी। मैं आउटडोर ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जब थी एयरफोर्स एकेडमी में, तो उस समय हमारे सामने हम स्पोर्ट्स फील्ड पर थे, हमारे सामने हमारे ट्रेनीज थे, और उनको एक एक्सरसाइज करने के लिए हमने दे रखी थी, जिसे कि वहां पनिशमेंट कहा जाता है, बट इट इज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। तो माहौल ऐसा था कि बड़ा ऑफिशियल टाइप का, स्ट्रिक्ट टाइप का माहौल मिलिट्री की ट्रेनिंग में रहता है। उस समय पे जब सबको पनिशमेंट मिल रही है एक तरीके से कैडेट्स को, तो किसी की आवाज हमें सुनाई पड़ी, क्योंकि उनका सर नीचे था सभी का। किसी की आवाज आई, लुक एट द सनसेट। हम्म। और मैंने पूछा कि हु इज दैट, हु सेड दैट। किसी ने बोला नहीं डर से। तो देन आई सेड, हुएवर सेड दैट, कीप इट अप, बिकॉज इफ यू वंडरफुल। कैन appreciate beauty in adversity, then you can survive anywhere. वाह वाह वाह, तो क्या बात है। जी, यही तो जीवन का दर्शन है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपको लग रहा है कि कोई ऐसी बात है, हो सकता है कि मैं आपसे पूछ नहीं पाया, या जो आप कहना चाहती हैं, शेयर करना चाहती हैं अपने मित्रों में? जी, मेरे ख्याल से हम बातें तो कर ही चुके हैं काफी, और कई सारे आयाम निकल के बातों में आ चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं सर्वप्रथम तो आभार ही व्यक्त करना चाहूंगी। एक ग्रैटिट्यूड की भावना हमें मन में हमेशा रखनी चाहिए, जो मेरे जीवन के आयाम हैं। क्योंकि अक्सर मुझे, बिकॉज आई एम नॉट इवन 40 yet, और अक्सर जब हमें प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे कि विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के आयाम प्राप्त करने वाली इंसान के रूप में हमें दर्शाया जाता है। कि अगर देखें कि फौज की बात करें, तो हमने अपने कोर्स को टॉप किया था। पढ़ने में आई हैव ऑलवेज बीन अ टॉपर। और फिर पर्वतों की बात करें तो माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च पहाड़ है, उस पर हमें चढ़ने का अवसर मिला। अगर हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करें तो टेडेक्स को एक बहुत रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म माना जाता है, वो हमारा हो चुका है। और नामी जितनी भी संस्थाएं हैं, बहुत सारी नामी संस्थाओं से जुड़े रहे। अब पीएचडी भी हो चुकी है। तो विभिन्न क्षेत्रों में ऐसा कहा जाता है कि आप सर्वोच्च आयाम हर क्षेत्र में कैसे पहुंच जाती हैं। तो मैं यहाँ अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको कि आप कहीं भी डाल दीजिए, वो आपको एक्सीलेंस की तरफ ले जाए। तो क्या मैं वो बात है, क्या बात इंग्रेडिएंट्स शेयर करना चाहती हूँ। आप किसी भी फील्ड में उनको अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारे यंगर जनरेशन भी सुन रही होंगी हमें, अगर बाद में भी सुनेंगी, तो उनके लिए भी ये खास तौर से है। पहली चीज है परसिस्टेंस। है। परसिस्टेंस पेज, दो छोटे से शब्द हैं, परसिस्टेंस पेज। तो अगर आप परसिस्ट करेंगे तो आप किसी ना किसी दिन जीत जाएंगे। दूसरी बात है पेशेंस। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ओवरनाइट कोई भी चीज नहीं होगी। अ चाइल्ड इज बॉर्न इन 9 months। एक फूल एकदम से नहीं खिल जाता है, पहले उसकी कली होती है, उससे पहले भी वो बन रहा होता है। सो एवरीथिंग टेक्स टाइम। ये बात ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तब सिर्फ एक दो लोग ऐसे रखिए जिनकी बात को आप सीरियसली लेते हैं और सुन के विचार करते हैं उस पर। बाकी सबकी बात सुनना आप छोड़ दीजिए। क्या बात है, बहुत अच्छी जब बात कही आपने, वाह। जी, तो ये सब कुछ चीजें हैं। और जब एक काम पर आप लग जाएं, तो उसे छोड़िए नहीं, चाहे सालों लगे उसे करने में। तो अक्सर मैंने देखा है, जो एक किताब हमने देखा बियॉन्ड दैट वॉल, इसको प्रकाशित होने में 9 साल लगे। क्योंकि मैंने लिखी थी 2012 में, मैं सेना का पार्ट थी उस समय, और तब मैं प्रकाशित नहीं कर सकती थी। मैं रिटायर हुई 2015 में। उसके बाद जब मैंने इसको प्रकाशित करने की कोशिश की, तब मुझे लगभग 20 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कोई नहीं पढ़ता है किताबें, एडवेंचर की बुक तो कोई नहीं पढ़ेगा। बट आई हैड फेथ कि ये स्टोरी वर्थ टेलिंग है, इट हैज अ ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। सो उसके बाद ये किताब जब प्रकाशित हुई दिल्ली से 2021 में,
तब ये अंतर्राष्ट्रीय कलकत्ता बुक फेयर में भी रखी गई। इस समय जो नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर चल रहा है, ये किताब वहां पे भी है, इस पे चर्चा भी हुई वहां, और इंस्टीट्यूशंस ने इस किताब को बल्क में खरीद के अपने स्टूडेंट्स, अपने स्टाफ को दिया। तो अगर उस समय मैं ये उम्मीद छोड़ देती तो ये किताब आज इस फॉर्म में दुनिया के सामने नहीं होती। तो इसलिए क्या अपने बात है, आप में क्या बात विश्वास रखते हुए बहुत 2-4 बहुत लाइनें अच्छी मुझे, बात। क्योंकि आपने कहा दायरों के बाहर का 2 लाइनें और सुना दीजिए, तो मुझे याद आ गई हैं, मैं सुनाना चाहूंगी। सुनाइए सुनाइए। विपत्तियों के सामने हम वीर कब डटे नहीं, विपत्तियों के सामने हम वीर कब डटे नहीं, घायल भले हुए मगर मैदान से हटे नहीं, वाह वाह लेकर वाह। प्रचंड अग्नि, भरकर प्रचंड अग्नि अपनी लेखनी तलवार में, लड़ते रहे हम, आगे की लाइनें मुझे उतर रही हैं, लेकर के अपने भाल पर उम्मीद विश्व की चले, लेकर के अपने भाल पर उम्मीद विश्व की चले, ये बात है विश्वास की घटे नहीं झुके नहीं, ये बात है विश्वास की घटे नहीं झुके नहीं। तो विश्वास क्या अपना बात है, अपने ऊपर, विश्वास अपनों का हमारे ऊपर, वो बना रखा। क्या बात है, क्या बात है। इसी इसी बात पर हम कार्यक्रम को विराम अब देना चाहेंगे। लेकिन इस बीच में बहुत सारे मित्र जो हमारे साथ जुड़े थे, उनके बहुत सारे तुलिका बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, बाद में आप इसको देखिए और उन कमेंट्स का अगर आप जवाब देना चाहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा उनको भी और इस मंच के लिए भी। उन मित्रों के लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे आप जो जुड़े रहे? अब देखिए लगातार 1 घंटा 20 मिनट से सभी मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। जी, मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी, और मैं जितना समझ पा रही हूँ कि आप सब मुझसे उम्र और अनुभव में काफी बड़े हैं, तो बहुत बहुत आभार अपना आशीर्वाद आज देने के लिए। और मैं छोटी हूँ, उसके बावजूद आप मेरी बात सुन रहे हैं। मैं बहुत आप सबसे सीखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सीख लेना चाहिए। जो अनुभव आपने अपने जीवन में अर्जित किया है, मैं अगर उससे आपसे ही सीख लूँ, सो आई विल बी एनरिच्ड। तो रायना सर, आपका भी बहुत आभार। आपसे जब भी मेरी बात हुई है, मैंने बहुत सीखा है, और जो भी दर्शक आज हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब से मैं कहना चाहूंगी कि आपने मुझे ब्लेस किया। दिस इज माय प्रिविलेज। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप मेरे जैसे और बच्चों को भी आगे बढ़ाते रहिए, तो हमारे पास और ज्यादा रायना जी होंगे। और जिनका नाम, रावत जी का नाम लिया गया, बहुत सारे वरिष्ठ साहित्यकार आज हमें सुन रहे थे। आई थिंक इन इंडिया वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, तो इस तरह से और टैलेंट भी उभर के सामने आए। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर तुलिका रानी लखनऊ से जुड़ी थी आज हमारे साथ और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला। मुझे पता है कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं अपने कार्यों में, लेकिन बहुत अच्छी बातचीत रही। हम भी इस उम्र में, इस जीवन में बहुत कुछ सीख गए और बहुत सारी बातें हमारे अंदर भी एब्ज़ॉर्ब हो गई। देखिए, क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या दूर होनी चाहिए, क्या सीखना चाहिए और उसको अपने जीवन में उसका क्रियान्वयन कैसे होना चाहिए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर तुलिका रानी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और आशा करते हैं फिर मिलेंगे किसी कार्यक्रम में और किसी विषय को लेकर। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार। आप लखनऊ कभी भी आए तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर विशिष्ट व्यक्तित्व कार्यक्रम में आज हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी थी डॉक्टर तुलिका रानी, जिनसे हम उनके जीवन और उनके जो विविध कार्य हैं उनके बारे में बातचीत करते रहे और जो मित्र हमारे साथ जुड़े रहे उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वे हमारे साथ बने रहे और इस कार्यक्रम को पसंद करते रहे, सुनते रहे। आप इसी तरह से हमारे साथ सानिध्य बनाए रखिए और हमारे कार्यक्रमों के साथ जुड़ते रहिए। अब मुझे अनुमति दी